साथ ही आज कमलेश बाबू के सौजन्य से संभवतः, अब आ जाए उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है, संभवतः नाश्ते की व्यवस्था की गई है। और मैं कई छात्रों को देख रहा हूं कि आ जाइए, और मैं कई छात्रों को देख रहा हूं कि आज नाश्ता के लिए ही आए हैं। आ जाओ, ठीक है। तो स्पष्ट है कि क्योंकि मैं 15 दिन के बाद कई छात्रों को देखा हूं, कल ही हो जाता तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन देखो ये वेस्टर्न कल्चर है और वेस्टर्न कल्चर के अनुसार नाश्ता करने के बाद गिफ्ट भी दिए जाते हैं, तो गिफ्ट देना नहीं भूलना। और गिफ्ट क्या होगा? गिफ्ट वो तो हम न देंगे, मैंने नाश्ता भी मेरा करोगी या गिफ्ट भी लोगी, वो तो आशीर्वाद मैं रोज देता हूं। तुम लोग का गिफ्ट यही होगा कि तुम लोग सफल हो जाओ, ठीक है, ऊंचे ऊंचे पदों पे चले जाओ। तो ये देखो, ये कल नहीं आया था, आज आया है। ये कल नहीं आया था, आज आया है, ठीक है। ये भी बहुत खुश है, कल नहीं आई थी, आज आई है, ठीक है। चलो बैठो, खुश रहो। तो कक्षा की आगाज करना चाहेंगे हम लोग भारत की, या यूं कहिए कि विश्व की ही सबसे बड़ी समस्या गरीबी और बेरोजगारी। संख्या के दृष्टि से भारत में आज भी गरीबी रेखा के नीचे सबसे अधिक लोग निवास करते हैं। हमारी आज की कक्षा गरीबी से ही संबंधित है, गरीबी और बेरोजगारी से ही संबंधित है। पहले गरीबी, उसका अगले सत्र में हम लोग बेरोजगारी को देखेंगे। यह भारत की सबसे बड़ी सामाजिक आर्थिक समस्या में है। क्या होता है गरीबी? जब किसी व्यक्ति को, हालांकि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा इसे एक मानवीय स्थिति के रूप में व्यक्त किया गया है कि, लेकिन इसका जो तकनीकी व्याख्या होती है, विश्व बैंक तो कहता है कि यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन $2.15 से कम अर्जित करता है, कितना से? $2.15 से कम अर्जित करता है, तो उसे हम बीपीएल के नीचे रखते हैं। ये वर्ल्ड बैंक कहता है। पहले $1 ही था, लेकिन पिछले साल इसको बढ़ा दिया गया। मतलब $2.1 का मतलब यह है कि लगभग 180-90 रुपया। डॉलर का वैल्यू कभी 70, 75, 80 के आसपास घुरटता रहता है। सबसे ज्यादा यूरो का वैल्यू होता है। सबसे महंगा क्या है? मतलब जो चलने वाले हमारा बास्केट करेंसी है, उसमें यूरो सबसे महंगा है। इसके बाद महंगे में तो दिरहम भी काफी महंगा है, वो सब तो अलग चीजें हैं। याद रखिए कि दूसरी स्थिति यह है कि जब व्यक्ति को बुनियादी सुविधा नहीं मिल पाती है, और बुनियादी सुविधा क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी, कपड़ा और मकान यदि नहीं मिल पाता है तो उसे हम गरीबी रेखा के नीचे मानते हैं। ये एक समय था, एक सामान्य परंपरागत अवधारणा थी। आज के दौर में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया जाता है, MPI। उसके अनुसार आपके 10 इंडिकेटर हो गए कि यदि किसी का फर्श पक्का नहीं है तो वो भी गरीबी रेखा के नीचे आएगा। बिजली नहीं है तो गरीबी रेखा के नीचे आएगा, ठीक है कि नहीं? वहां मातृ मृत्यु दर अधिक है तो गरीबी रेखा के नीचे आएगा। शिशु मृत्यु दर अधिक है तो गरीबी रेखा के नीचे आएगा। यदि ड्रॉप आउट रेशियो अधिक है किसी फैमिली में। ड्रॉप आउट रेशियो का क्या मतलब होता है? ड्रॉप आउट रेशियो का मतलब होता है कि बच्चे स्कूल तो गए लेकिन बीच में पढ़ाई छोड़ दिए, उसको हम लोग ड्रॉप आउट रेशियो कहते हैं। तो ड्रॉप आउट रेशियो का अधिक होना भी गरीबी रेखा के नीचे आएगा। तो आज का जो कॉन्सेप्ट है वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का है। परंपरागत, आ जाइए, परंपरागत जो अवधारणा थी उसमें रोटी, कपड़ा और मकान। हमारे प्रधानमंत्री जी ने इन तीनों पर अच्छा खासा ध्यान दिया। रोटी के लिए भारतीय, हालांकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक 2013 में ही पारित किया गया, और अब तो उससे भी आगे। पहले तो 2 रुपये और 1 रुपये में हम अनाज लेते थे, खरीफ का, धान का और गेहूं का, लेकिन मुफ्त, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में मुफ्त में अनाज दिए जाते हैं। रोटी का समाधान हुआ। कपड़ा का भी समय समय पे राज्य योजना के द्वारा धोती साड़ी बांटा जाता है प्रखंडों में। तीसरा, आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना काफी
बहुचर्चित योजना है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से भी आवास बनने की प्रक्रिया लोगों तक पहुंचा है। अब आप करप्ट हैं, आपकी जनरेशन करप्ट है, आपकी मशीनरी करप्ट है, तो इसमें प्रधानमंत्री जी क्या कर सकते हैं? ये तो लोगों का, यही प्रधानमंत्री आवास योजना जो हिमाचल प्रदेश में देखिएगा, केरल में देखिएगा, तो वो देख छोटा सा कुटिया की तरह देखे दिखाने लायक रहता है। हम लोग क्या होता है कि करप्शन के कारण कुछ इधर ठोक लिया, कुछ उधर टेढ़ा कर दिया, कुछ इधर अगुला कर दिया, कुछ उधर बगुला कर दिया, और उस पैसे का सही रूप से जो एक मैनेजमेंट होता है वो नहीं कर पाता है। छत, यदि मकान बना लिया तो छत गायब है, अब वो छत का पैसा कहाँ से आएगा उसकी चिंता रहती है, तो ऊपर त्रिपाल लगा देगा। डिफरेंट काइंड का जो है प्रधानमंत्री आवास योजना देखेंगे। मैं तो इस जगह पे हूँ, एक जमाने में जब इंस्पेक्शन करते थे तो जाकर मैं देखता भी था, और देखता जो था तो वो अपने मैं अनुभव को आपसे मैं शेयर कर रहा हूं। तो जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि रोटी, कपड़ा और मकान, ठीक है, यह यदि किसी तीनों को उपलब्ध नहीं है तो गरीबी रेखा के नीचे है। वो क्या है? इशारो इशारो। क्या हो रहा था? मैं इधर पढ़ा रहा था, तुम इशारों ही इशारों में बातचीत कर रहे थे। थोड़ा चुप रहिए, आंखों से ही कह रहा था, थोड़ा चुप रहिए। नहीं, ठीक है, हाँ। अच्छा, कुछ पूछ रहे थे, कैसे पूछ रहे थे? अच्छा, मतलब आंखों से पूछ रहे थे या आंखों से ही जवाब देते? ये आंखों का व्याकरण है, ठीक है, ग्रामर ऑफ आइज। वाह, वेरी गुड। क्या पंडित, बहुत उड़ता है तुम, ठीक है। चलो आगे चलेंगे। हाँ, तो मैं बड़े अच्छे जगह पे था। तो ये बेसिक, ये नया क्लासिकल अवधारणा, न्यू क्लासिकल अवधारणा है एमपीआई, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। अब इसमें यह ध्यान रखना है कि गरीबी के दो प्रकार भी होते हैं, निरपेक्ष और सापेक्ष। पीछे वाला ना समझेगा, तुम आगे बैठोगे, अब तुम उसके पास ही जाके बैठ गई हो तो ज्यादा तो लगेगा ही लगेगा। हाँ बिल्कुल, अरे तुम्हारा कक्षा है, जब मन हो आ जाओ, पीछे बैठना है पीछे बैठ जाओ, वहां भी तो खाली है, ठीक है, उधर भी तो खाली है। ज्यादा यदि सुनने में तकलीफ हो रही हो तो ध्वनि, अच्छा तुम बता दो ध्वनि की तीव्रता का मापक क्या है, तब हम उसको कम करवा देंगे। खड़ी हो तो ध्वनि की तीव्रता का जो यूनिट है वो क्या है? वेरी गुड, बैठो। कमलेश जी, इसको कम करा दो। आंसर दे दी है, बैठो। है तेज, लेकिन वही कभी कभी आती है, तुम रेगुलर आते हो, तुम चिंता मत करो, ठीक है। ये भी कभी कभी आती है, आज नाश्ता का है तो इसीलिए पहुंची है। हम तो तुमसे गिफ्ट लेंगे ही बाबू, ठीक है। हंस रही है। चलो, हाँ, तो मैं बता रहा था, बड़ी अच्छे जगह पे था कि एक अच्छा क्वेश्चन मैंने पूछा था कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड का मात्रक क्या होता है? डेसिबल। ये परीक्षा में पूछे जाते हैं, और सामान्य बातचीत जो होती है वो 40 से 50 के आसपास की होती है, ठीक है कि नहीं। ये जो बातचीत अभी की बातचीत है, मुझे लगता है कि 60 से 70 डेसिबल होगा। और अधिक लंबे समय तक यदि आप 100 से अधिक डेसिबल के साथ होते हैं, 100 से 120 डेसिबल के साथ होते हैं, तो आपके कान खराब होने की संभावना अधिक हो जाती है। कान खराब यदि होता है तो थोड़ा सा दिमाग पर भी क्या है, उसका असर पड़ता है। इसको असर पड़ा हुआ है, इसीलिए फिल इन द ब्लैंक्स को कर रही है। कमलेश जी, कमलेश जी, कमलेश बाबू, नाश्ता लाने गया है, ठीक हो गया। हाँ चलिए, हाँ तो ठीक है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि दो तरह की गरीबी होती है, एक होती है निरपेक्ष गरीबी और दूसरा होता है सापेक्ष गरीबी। अभी टेलर देख रहे हो, ध्यान से सुनो। निरपेक्ष गरीबी होती है
कि जब किसी व्यक्ति की बुनियादी आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पाती है, तो बुनियादी आवश्यकता क्या है? रोटी कपड़ा और मकान। बुनियादी आवश्यकता क्या है? रोटी कपड़ा और मकान की पूर्ति नहीं हो पाती है, तब हम उसे क्या कहते हैं? निरपेक्ष गरीबी कहते हैं। और सापेक्ष गरीबी कहते हैं कि यह पंडित इस पंडित की तुलना में गरीब है, यह पंडित उस पंडित की तुलना में गरीब है, यह पंडित उस पंडित की तुलना में अम्मा यार कहां थे तुम यार? अरे जानम उठो, तुम्हारा कितना महीना से मैं इंतजार कर रहा था। ऐसे नहीं करो, खड़ा हो, खड़ा हो। कितने महीने पे आए हो? ये खाना ऐसे ही झलक दिखला देता है। कितने महीना पे आए हो? ईमानदारी से बताना। जोड़ रहा है 2 महीना। फिर कब आओगे? एक सिनेमा आई थी अतिथि, तुम कब आओगे? तो वही ये है, आज आया, गरीबी पढ़ा, चला गया, फिर बेरोजगार रहेगा, फिर बेरोजगारी पढ़ने किसी बैच में फिर आ जाएगा। बैठो, ठीक है। रोज कहते हैं कि रेगुलर रहो, रेगुलर रहो। हाँ, तो मैं बता रहा था बड़े अच्छे बिंदु पे था कि सापेक्ष गई। देखो एग्जाम्पल से ही पकड़ा गया है सब विद्यार्थी कि ये इसकी तुलना में, ये उसकी तुलना में क्या है? गरीब है। इसको सापेक्ष गरीबी कहते हैं। ये ऐसी गरीबी हर देश में, अमेरिका में भी ऐसी गरीबी है, ठीक है कि नहीं? कि अमेरिका में भी ऐसी गरीबी पाई जाती है। कोई जरूरी नहीं है कि इसके लिए एक न्यूनतम आय की सीमा हो। 1 लाख रुपया यदि ये कमाता है, 2 लाख कमाता है, तो इसकी तुलना में ये क्या है? ये गरीब है, ठीक है कि नहीं? तो ये इस ऐसी गरीबी को हम लोग सापेक्ष गरीबी कहते हैं। हालांकि हम लोग क्या, कोई 1 लाख रुपया कमाता है तो गरीबी रेखा के ऊपर ही है, ठीक है। अमेरिका में कोई 1 लाख रुपया कमाता है तो उसका कोई महत्व नहीं है, वो गरीबी रेखा के नीचे है, क्योंकि वहां प्रोडक्ट का वैल्यू ज्यादा होता है, स्वाभाविक है। हम लोग क्या, जो 1 लाख रुपया मासिक कमाएगा वो ठीक से मुस्कुराएगा भी नहीं, ठीक है कि नहीं? उसका 4 दीवारी ऊपर ऊंचा रहेगा और गेट पे लिखा रहेगा कि यहाँ कुत्ते रहते हैं, कुत्ते से सावधान। मैंने ये 4 दीवारी पे लिखा रहेगा कि यहाँ कुत्ते रहते हैं, कुत्ते से सावधान, ठीक है कि नहीं? तो इस तरह का कभी भी तुम लोग मत करना। कितना भी पैसा कमा लेना, बड़ा आदमी बन जाना, लेकिन 4 दीवारी हमेशा नीचा रखना, कि जिससे कि हम सड़क पे जाते हुए आते हुए लोगों को हम देख सके, ठीक है। कुत्ता उत्ता रखने की जरूरत नहीं है, नहीं तो लिखना पड़ेगा कुत्ते से, भीतर कुत्ते रहते हैं, कुत्ते से सावधान। मूल में आ जाइए। मूल यह है, यहाँ 1-2 मकान में पहले लिखा हुआ रहता था, लेकिन जब से हमने व्यंग्य करना शुरू किया उसके अदब हटा दिया गया। एक मेरा विद्यार्थी था, पूरा पढ़ा, अच्छे से पढ़ा, लास्ट में कहता है सर एक क्वेश्चन है। हम कहे कि ओ माय गॉड, इतना देर इसको कंफ्यूजन नहीं हुआ, लास्ट में पूछता है सर एक क्वेश्चन। पूछिए। तो कहता है कि सर यदि किसी मालिक के पास एक कुत्ता है। हम कह अरे यार कुत्ता वाला कहानी खत्म हुआ, अब तुम अभी तक कुत्ते में। नहीं सर, बहुत गंभीर प्रश्न है सर। ठीक है, पूछे कि यदि किसी मालिक के पास कुत्ता है, ठीक है, कुत्ता किसी को दबोच लेता है और खुदा न खास्ता उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो मुकदमा किस पर चलेगा? कि कुत्ता पे कि मालिक पे? हम कहे ये भी क्वेश्चन तुमको पूछने वाला है। स्वाभाविक है कि कुत्ता किसका है? उस मालिक का है। तो अंदर कौन जाएगा? वो मालिक जाएगा। और मैंने कहा कि लगता है तुम्हारे ही पास कुत्ता है। जी सर, मेरे ही पास कुत्ता है सर। अब मेरा कुत्ता बड़ा भयानक है सर। हम कहे आज ही जाके उसको किसी जंगल में छोड़ दो, ठीक है कि नहीं? मैं समझ गया कि इतना गंभीर प्रश्न, इतना गंभीरता से, संवेदनशीलता से कक्षा को रुकवा कर हमको, मैं चल रहा था, हमको रोक करके पूछ रहा है, इसका मतलब कि ये बेचैन था। 1 घंटा 1.5 घंटा से जब से क्लास चल रही थी बेचैन था। उसको पढ़ाई पे ध्यान कम, इस प्रश्न पे ज्यादा था कि मुकदमा किस पे चलेगा, कुत्ते पे चलेगा कि आवारा कुत्ता नहीं ना, पालतू कुत्ता है, तुम्हारे घर के तारदीवारी के भीतर पाया गया, ठीक है कि नहीं? उसका साक्ष्य होगा, वीडियो होगा, फोटो होगा। तुम बाहर में लिखा भी है भीतर कुत्ते रहते हैं, कुत्ते से सावधान। पुलिस आएगी तो पकड़ेगा ही तुमको, ठीक है कि नहीं? खैर मूल बिंदु पे आ जाइए। तो मूल बिंदु यह है कि हम लोग गरीबी में थे, निरपेक्ष और सापेक्ष गरीबी को देख रहे थे। निरपेक्ष गरीबी हुआ कि जब बुनियादी सुविधा कम होगा तो उसको हम निरपेक्ष गरीबी कहेंगे, और सापेक्ष गरीबी हर व्यक्ति एक दूसरे की तुलना में क्या होता है? गरीब होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इंडिया में यदि 1 लाख रुपया तुम तनख्वाह पाओगे, हालांकि तुम्हारे ग्रेड में तो उतना नहीं है,
लेकिन गजेटेड ऑफिसर बनोगे तो 2-4 साल के बाद 1 लाख रुपया हो जाएगा। अभी गजेटेड ऑफिसर को 60 से 70 हजार रुपया मिलता है, ठीक है कि नहीं, क्लास 2 जिसमें ऑफिसर होता है, बीपीएससी जिसकी परीक्षा लेता है, ठीक है कि नहीं। तो उसमें वो गजेटेड ऑफिसर, सरकार के गजट में उसका उल्लेख होता है, मोहर मारने का उसको पावर रहता है कि यही मुकेश कुमार है, ये मोहर मारेगा और साइन करेगा, पूना छा, बात समझा, ठीक है कि नहीं। तो उसका बड़ा महत्व होता है। मूल बिंदु पे आ जाइए। अब गरीबी का निर्धारित करने का जो है रेखा वगैरह सब देखना है, तो योजना आयोग की रेखा देखना ही है पहले, ठीक है कि नहीं। लकड़वाला फॉर्मूला था, 35 राज्यों के लिए अलग अलग रेखा तय किया। इसी क्रम में सुरेश तेंदुलकर समिति और रंगराजन समिति, ये 2 समिति बहुत इंपॉर्टेंट समिति है। इस दोनों समिति के विषय में आपको बताएंगे। तो इस तरह से संपूर्ण गरीबी को प्रारंभिक स्तर पे आप देखेंगे। फिर गरीबी के कारणों को देखेंगे कि गरीबी का कारण क्या होता है। अमर्त्य सेन ने कहा, अमर्त्य सेन कल्याणकारी अर्थशास्त्र के जनक थे और एचडीआई को बनाने में भी उनकी बड़ी भूमिका थी महबूब उल हक के साथ। एचडीआई मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक, उसको बनाने में भी उनकी भूमिका थी। भारत का स्थान 134वां है, स्विट्जरलैंड पहले बिंदु पर है। कल भी आप बना रहे थे मिसलेनियस टाइप 50 क्वेश्चंस, तो उसमें इन बिंदुओं को बना रहे थे। आज भी उस तरह के क्वेश्चंस आपके 9 बजे रात में आएंगे, ठीक है कि नहीं, क्योंकि 7:45-8 बजे तक अभी यहाँ पर जब रहता हूँ तो क्लास ही रहता है मेरा, तो फिर आधे घंटे के बाद ही मैं शुरू कर पाने की स्थिति में रहता हूँ, क्योंकि सुबह से तो आपके साथ ही रहता हूँ। तो उसमें भी मैंने इस क्वेश्चंस को दिया था। ध्यान रखिएगा कि अमर्त्य सेन और महबूब उल हक ने मिलकर एसडीआई को तैयार किया था, लेकिन मूल काम महबूब उल हक साहब ने ही किया था, जो पाकिस्तान के थे। लेकिन पाकिस्तान का जब विभाजन हो गया, बांग्लादेश एक अलग देश बना 1971 में, और भारत पहला देश था जिसने बांग्लादेश को मान्यता दी थी। इसीलिए उनकी प्राइम मिनिस्टर हमेशा भारत आती रहती हैं। कुछ कुछ बिंदु पे समझौता होते रहते हैं, कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज चलते रहते हैं। मिलिट्री एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अभी हाल में ऑपरेशन डिजर्ट साइक्लोन अभ्यास किया गया है, किस देश के साथ किया गया है? संयुक्त अरब अमीरात के साथ, ठीक है कि नहीं। संयुक्त अरब अमीरात के साथ ये ऑपरेशन डिजर्ट साइक्लोन अभ्यास किया गया है, तो आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। ऐसे भी इस तरह के कोई प्रश्न हो, ऑपरेशन टाइप के प्रश्न हो, या कोई आईएनएस हो, जैसे अभी एक आईएनएस बहुत चर्चित आईएनएस है सागर ध्वनि, ठीक है कि नहीं, डीआरडीओ के द्वारा वो तैयार हुआ है, अनुसंधान पोत है वो, तो वो काफी इंपॉर्टेंट है आईएनएस सागर ध्वनि। इस तरह के कोई प्रश्न हो, किताब जैसे अभी हालांकि वो एसएससी में पूछेगा, वाई भारत मैटर्स, जयशंकर साहब की किताब है, काफी चर्चित किताब है, तो स्वाभाविक है कि ऐसे किताबों पे आपको ध्यान करके रखना है। अभी पूरे साल आप देखिएगा कि कम से कम 15-20 जगह वो किताब पूछेगा। अभी तो 2-4 ही जगह पूछा है, अभी वो सीडीएस में ही पूछा है, यूपीएससी में ही पूछा है, ठीक है। अभी जितनी परीक्षा हो रही है उन सब में वाई भारत मैटर्स किताब पूछ रहा है कि हाल ही में चर्चित उस किताब के लेखक कौन है, ठीक है कि नहीं। और पिछले ही महीना की किताब है, 1-2 महीना पहले की ही किताब है जो मार्केट में आया, और फिर हमने भी आपको उसी महीने के क्रम में लिखाया, और फिर इस कड़ी में देखे होंगे कि जितनी परीक्षा हो रही है उसमें वाई भारत मैटर्स जैसे तथ्य पूछे जा रहे हैं। दिवस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी 11 तारीख को, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया, तो ऐसे उसका सेंट्रल थीम, इन सबको भी ध्यान रखिए। सम्मेलन, अभी ब्रिक्स का सम्मेलन रूस में होगा। अभी यूरोपियन चैंपियनशिप आज है, यूरोपियन चैंपियनशिप फुटबॉल का, क्रिकेट का तो चलो तुम लोग को तो ध्यान है कि इंडिया लीजेंड्स जीत गया पाकिस्तान को हराकर। जवान तो जवान, बूढ़े हड्डी में भी बहुत जोश है, ठीक है कि नहीं। तो उसने 5 विकेट से, हमको पता है 5 विकेट से हरा दिया। 156 पाकिस्तान बनाया था 20 ओवर में, भारत ने 19.2 ओवर में पर 157 बना दिया। 157 नहीं, चौका लगाया तो 156 और 160 रन बनाया। इंडिया इस तरह से 5 विकेट से जीत गया। विजय स्ट्रोक जो है इरफान पठान ने बनाया, सामने युवराज सिंह खड़ा था। और कुछ गजब हाल है, गजब हाल करता है। कहते हैं कि हमसे मुंह मत लगाओ, ठीक है कि नहीं। हम बराबर कहते हैं, क्या शब्द सब वर्णन कर दिए ना। ये घटना 2:45 बजे रात की है कि नहीं है। शब्द सब वर्णन हो गया था, हुले रे हुले रे हुले रे हुले रे, ठीक है। अभी जो तुम बता रहे उतना समझा करो। यूरोपियन चैंपियनशिप जर्मनी में बर्लिन में हो रहा है।
स्पेन और इंग्लैंड के बीच में भिड़ंत है, अब पता नहीं आज कौन जीतेगा। जो जीतेगा उसको याद करके रखिएगा कि हाल ही में यूरोपियन चैंपियनशिप 2024 कौन जीता, कहां हुआ, किसको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दिया गया, इन सब पर थोड़ा सा नजर रखनी चाहिए। तो मैंने कहा है कि इस तरह के तथ्यों पर ये बताएंगे तो वो तो अलग चीज है, लेकिन अपने भी ध्यान करके रख लो। तुम्हारे बगल से ऐसे तथ्य क्या है गुजर जाता है और तुम उस पर ध्यान नहीं देते हो। मूल बिंदु पे आ जाइए। हम लोग गरीबी में थे, तो गरीबी में कारणों को देखेंगे, ठीक है। कारण के बाद उसके निवारण के लिए सरकार योजनाएं चलाती है और उन योजनाओं के 3 एस्पेक्ट्स होते हैं। एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव प्लानिंग जिसको कहा जाता है। पर्सपेक्टिव प्लानिंग ऐसे प्लानिंग को कहा जाता है जो 10 से 20 वर्षों के लिए बनाई जाती है। डिकेड हम आप तय करते हैं कि 2035 तक हम सबको स्वच्छ पानी दे देंगे। 2030 तक हम एक तिथि का क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म में निर्धारित करते हैं। 2047 तक भारत को विकसित बना देंगे। ये ऐसी योजना को हम क्या कहते हैं, ऐसी योजना को हम पर्सपेक्टिव प्लानिंग कहते हैं, दूरदृष्टि की योजना कहते हैं, ठीक है कि नहीं। तो पर्सपेक्टिव हम लॉन्ग टर्म में क्या करना चाह रहे हैं, गरीबी को दूर करने के लिए लॉन्ग टर्म में सबसे बढ़िया योजना क्या है, शिक्षा से संबंधित योजना, स्वास्थ्य से संबंधित योजना। हम शिक्षा और स्वास्थ्य में जितना निवेश करेंगे गरीबी हमारे देश में उतना कम रहेगी, ठीक है कि नहीं, और विकास दर भी उतना तेज गति से आगे बढ़ेगा। और स्वाभाविक है कि यदि एजुकेशन और हेल्थ रहेगा तो तीनों क्रियाएं, अर्थव्यवस्था की कितनी क्रियाएं होती, 3। प्राथमिक जो प्रकृति से जुड़ा है, एग्रीकल्चर से जुड़ा है, फिशरी से जुड़ा है, फॉरेस्ट्री से जुड़ा है, ठीक है, खनिज से जुड़ा है, तो उसमें कुछ ना कुछ वो नवाचार करेगा ही, जो पढ़ा लिखा रहेगा। दूसरा है आपका सेकेंडरी सेक्टर है, द्वितीय क्रिया, जिसका संबंध किससे है, द्वितीय क्रिया का संबंध है आपका इंडस्ट्री से, जो कल आपने पढ़ा। और तीसरी क्रिया जो सर्विस सेक्टर है, जिसके लिए आप पढ़ाई कर रहे हैं। सबसे आराम की जो सेवा है ये टर्सरी सेक्टर है, जिसमें आप शिक्षण का काम करते हैं, लिपिकीय काम करते हैं, नहीं अधीनस्थ काम करते हैं, अधीनस्थ सेवा का काम करते हैं, ठीक है, ऑफिसर गेट का काम करते हैं। जैसा जैसी आपकी योग्यता ज्ञान का उन्नयन होगा उस तरह से आप उस पद को सुशोभित कीजिएगा, वो तो सीधी सी बात है। इसी क्रम में हमने आपको बताया कि इस निवारण में कुछ मध्यम कालीन योजनाएं होती है, कुछ शॉर्ट टर्म योजनाएं चलती हैं। तो इन योजनाओं को थोड़ा सा देखना है और फिर तथ्यों के दृष्टि से तो हम जितना भी कार्य किए हैं, कृषि उद्योग, सबका उद्देश्य क्या है, गरीबी को हटाना, गरीबी को कम करना। हम यदि हरित क्रांति हमारे देश में आया, हमारे देश में यदि इंधनुषी क्रांति आया, तो उन सब क्रांति का मूल मंत्र क्या है, किसानों की आय को बढ़ाना, गरीबी को कम करना, ठीक है कि नहीं। इसी क्रांति के फलस्वरूप पंजाब के किसानों की प्रति व्यक्ति आय, प्रति किसान आय, और बिहार के किसानों की प्रति किसान आय, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जहां हमारे यहाँ 4,000 रुपया है, ठीक है कि नहीं, वहीं पर 48,000 रुपया है, वहीं पर 1 लाख से अधिक रुपया पंजाब के किसानों का है। तो स्वाभाविक है कि क्रांति तो वही हुई, लेकिन उसने पहले आत्मसात किया, हमने बाद में आत्मसात किया। तो स्वाभाविक है कि पहले और बाद में, जब आप दृष्टिकोण को पहले ही कंस्ट्रक्टिव बना लीजिएगा तो आप पहले आगे बढ़ जाइएगा। यदि आप बाद में यो तैयारी करे छी हेते नहीं हेते, जैसे ही ये सोच लिए कि हेते कि नहीं हेते, ठीक है कि नहीं, लेकिन सोच लोगे कि नहीं हमारा होगा, ठीक है कि नहीं, 1 सीट है ना मेरा होगा, ठीक है, और हुआ होता है। इस संस्था में मैं 2 लड़के को, अभी तक मुझे उसका नाम याद है, नारायण जी, 5 सीट था आपका। एक इंस्पेक्टर गेट की परीक्षा होती है एसएससी से, नारकोटिक्स इंस्पेक्टर की, 5 सीट निकला हुआ था और 2006 में वो पास किया था, ठीक है कि नहीं। एक मेनका थी, रॉ में 3 सीट निकला हुआ था, रॉ में रिसर्च एनालिसिस विंग, ठीक है, वो विदेश में ही रहती है अभी, तो चूंकि उसको उसका नेचर ऑफ जॉब ही ऐसा है, ठीक है। तो अभी अजीत डोभाल के निर्देशों का, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, उसके निर्देशों का पालन करती है, 3 सीट में पास की हुई है, ठीक है कि नहीं। और ऐसे ही भर दी थी और बीपीएससी की तैयारी करती थी, तैयारी ठीक ठाक हो ही जाता है, यदि उसको मेंटेन कर लीजिए तो सब कुछ मानक में है ही, पास कर गई, ठीक है कि नहीं। 8-10 लड़के और लड़कियों का चयन हुआ, इंटरव्यू में अच्छे ढंग से जवाब दिए, चयन हो गया। लड़की की जरूरत भी थी, 1 ही 2 लड़की गई थी, तो सब तरह का लोगों को रखा जाता है रॉ वगैरह में, इंटेलिजेंस वगैरह में, ठीक है कि नहीं। तो उसमें उसका चयन हो गया, दिमाग से इंटेलिजेंट थी ही, देखने में बुर्बक टाइप की लगती ही थी, तो शक भी नहीं होता यदि विदेश में कहीं पे पाकिस्तान दूतावास के आगे में भीख मांग रही होगी,
EMI दे दे, अब सब नजर रख रही होगी, ठीक है कि नहीं। अरे रिसर्च ऑफिसर का जो आपका जासूसी ऑफिसर का काम है, रिक्शा चलाता है, तांगा चलाता है। देखते हैं अजीत डोभाल IPS ऑफिसर है, देश का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। अब पाकिस्तान के एक मस्जिद के आगे में कई साल तक रहा, और कई साल तक रहा तो पकड़ा गया। एक बूढ़े मुसलमान ने कहा कि तुम हिंदू हो, तो वो कहा क्या कि आपको कैसे पता। एक गलती हो गई थी, क्योंकि उसका कान छेदा हुआ था, कुंडल नहीं पहना था, ठीक है, कान छेदा हुआ था, मतलब कानूनन संस्कार होता है। और कहा कि तुम जितना जल्दी हो यहां से निकल जाओ, और वहां से वो निकल गया। तो बात समझ में आ गई। और उस मस्जिद के आगे में बैठा रहता था, क्योंकि उसको पता था कि यहाँ कुछ अवांछित लोग आते हैं जो भारत विरोधी है। तो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो कौन कहा, इसलिए मैं पहाड़ों पे भी देखता हूं कि कोई 10 किलोमीटर में अकेला बैठा हुआ है, हम समझ जाते हैं उसको। उस एंगल से मैं देखता हूं कि जासूस ऑफिसर तो नहीं है, लगता तो उसी टाइप का है। अब फिर अपना वो काम करने लगता है, तो उस सब टाइप का आदमी बड़ा संदेश, हाँ ज्यादा भीख उक नहीं देना चाहिए उसको, ठीक है कि नहीं, नहीं तो तुम्हारा अता पता सब रख लेगा। आगे लिखो फिलहाल, चलते हैं गरीबी में। अब लिखो गरीबी। ये तो हुआ अभी तक टेलर, तुमको गरीबी में ला रहे थे, तुमको गरीबी में क्या कर रहे थे, ला रहे थे। चलो गरीबी, गरीबी एक ऐसी मानवीय स्थिति है, गरीबी एक ऐसी मानवीय स्थिति है जिसमें गरीबी एक ऐसी मानवीय स्थिति है जिसमें व्यक्ति को न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति, न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति, न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पाती है। न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पाती है। तो न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति में क्या है, न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति में क्या है, रोटी कपड़ा, तो ब्रैकेट में लिख दो रोटी कपड़ा और मकान, रोटी कपड़ा और मकान। जीवन के हैं ये 3 निशान, ठीक है। हम लोग हैं कहां, गरीबी में, हम लोग हैं गरीबी में, ठीक है। तो गरीबी में पहला क्या है, पहला बिंदु है कि बुनियादी सुविधा, बुनियादी सुविधा का न होना। तुम सबको प्राप्त है ना जी, हाँ, न होना। सबको रोटी मिल रहा है, सब वस्त्र पहने हुए हैं, तो तुम लोग BPL के ऊपर। एक शब्द है ना, 2 शब्द है, BPL APL। ये 1997 में यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है SSC कि किस वर्ष यह APL और BPL की अवधारणा आई थी। APL मतलब एबव पॉवर्टी लाइन, अब BPL मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन। और यह अवधारणा कब आई थी, 1997 में, 1997 में। तो बुनियादी सुविधा का न होना क्या है, गरीबी रेखा के नीचे, या उसको गरीब माना जाएगा। विश्व बैंक के अनुसार, विश्व बैंक ने भी इसकी अवधारणा दी है, विश्व बैंक ने भी इसकी अवधारणा क्या दी है कि जो व्यक्ति प्रतिदिन 2.15 डॉलर अर्जित नहीं करता है तो गरीबी रेखा के, पहले ही अवधारणा 1 थी, फिर 1.90 हुई, अब आज की तारीख में 2.15 है, ठीक है। हो सकता है 6 महीना साल भर के बाद पढ़ाए, फिर एक नई अवधारणा आ जाए, कहेगा $3। तो संशोधित, इकोनॉमिक्स में तो संशोधन हमेशा होते रहते हैं। संविधान और इकोनॉमिक्स, संविधान में तो उसके लिए संवैधानिक संशोधन आता है, संवैधानिक संशोधन विधेयक आता है, तो उसको याद भी करना पड़ता है।
यहाँ तो आ गया तो याद करने की जरूरत नहीं, पिछले डाटा को सुधार लेना है। कल भी पढ़े थे महारत्न और नवरत्न, नहीं तो जबकि पिछले महीना का ही वो तथ्य है, तो स्वाभाविक है कि वो हमेशा बदलता रहता है, तो हमेशा अपडेट रहना पड़ता है। अभी आपको बताए भी है, फिर थोड़ी देर के बाद बताएंगे कि करंट को कैसे देखना चाहिए, किस किस जून के महीने में हम लोग हैं और जून के महीने में राष्ट्रीय प्रदेश को किस रूप में देखना है, ठीक है कि नहीं। इस तरह से धीरे धीरे अपना भी इंटरेस्ट रखिएगा तो करंट आपका 10 क्वेश्चन रहेगा, 8-9 क्वेश्चन बड़े आराम से बन जाएंगे। इंटरेस्ट रखना, जैसे अभी मैंने पूछा ऑपरेशन डेजर्ट साइक्लोन, उसने तुक्का मारा सऊदी अरब, ठीक है कि नहीं। अभी मैंने पूछा इसी टाइप का INS सागर ध्वनि, डिफरेंट क्वेश्चंस मैं पूछता रहता हूं। साथ में रात में भी सप्ताह में 3-4 दिन मैं यूट्यूब लाइव कर ही देता हूं, उसमें भी करंट से लेकर सब तरह के क्वेश्चंस जाते ही हैं। आपका काम है कंसस होके उन चीजों को देखना और समझना, पेपर पढ़ते रहो, न्यूज चैनल देखते रहो, तैयार, खत्म बात है। अब आइए, विश्व बैंक के अनुसार कितना है, $2.15 तो लिख देंगे, विश्व बैंक के अनुसार $2.15 जो अर्जित नहीं करता है, जो अर्जित नहीं करता है, जो अर्जित नहीं करता है उसे गरीब समझा जाता है, उसे गरीब समझा जाता है, ठीक है। उसे क्या समझा जाता है, उसे गरीब समझा जाता है। हेलो, हाँ जी, नहीं अभी नहीं किया, अच्छा ठीक है, क्लास में, ठीक है। कहां थे हम लोग कहां पे हैं, हम लोग हैं BPL के नीचे, विश्व बैंक $2.15, तो इसको ध्यान करके रखना है। इसके बाद हम लोग ऊर्जा के उपभोग के आधार पे भी गरीबी रेखा को परिभाषित करते हैं। एक समय था 2000 से पहले कि जब ये ऊर्जा उपभोग के आधार पे गरीबी के मानक बराबर परीक्षा में पूछे जाते थे कि जो शहर में है उसको 2100 कैलोरी यदि मिल रहा है तो गरीबी रेखा के ऊपर है, और जो शहर में है, जो गांव में है, उसको यदि 2400 कैलोरी मिल रहा है तो गरीबी रेखा के ऊपर है। आप पूछिएगा कि सर गांव में अधिक कैलोरी की आवश्यकता क्यों होती है, शहर में कम कैलोरी की आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि ये शहर में रहता है, मोटरसाइकिल उठाया, ये दोनों चल दिया, ठीक है कि नहीं। ये बेचारा गांव में रहता है, ये पंडित गांव में सुबह उठा होगा, गैया को सानी पानी दे करके पैदल चला होगा, फिर साइकिल लिया होगा, फिर साइकिल से बेचारा यहां तक पहुंचा, बीच में पंचर हुआ होगा, फिर यहां तक ये पहुंचता है, श्रम करते हुए पहुंचता है। तो जो श्रम करेगा उसको अधिक कैलोरी की आवश्यकता होगी, शहर में कम कैलोरी की आवश्यकता होती है, क्योंकि सामान्यतः लोग शहर में मैकेनाइज्ड होते हैं, ठीक है। देखते हो यहाँ कपड़ा भी साफ किया जाता है तो वॉशिंग मशीन होता है, गांव में जो कपड़ा साफ किया जाता है बाल्टी में लेकर महिलाएं या पुरुष जाता है और खूब अपना करता है। साबुन भी ऐसा होता है कि आपको डायलॉग देना पड़ता है कि मैंने मांगी थी सफाई, तुमने दी हाथों की जलन। नहीं, एक आता है ना प्रचार फील साबुन का, तो उसमें एक डायलॉग आता है कि मैंने मांगी थी सफाई, तुमने दी हाथों की जलन। मूल बिंदु पे आ जाइए, मूल बिंदु क्या है, तो मैंने बताया कि मूल बिंदु है ऊर्जा उपभोग का। ऊर्जा उपभोग के आधार पे भी हम गरीबी रेखा को निर्धारित करते हैं, लेकिन कहां के लिए, शहर के लिए 2100 कैलोरी, और ये यूपीएससी तक की परीक्षा में, एसएससी रेलवे से यूपीएससी तक की परीक्षा, हाँ, बड़ी परीक्षा में क्या होगा, सत्य पर विचार करें, A B 1-2 देगा। यहाँ छोटी परीक्षा में क्या देगा, सीधे दे देगा 2400 2100। 2100 कहां के लिए, शहर के लिए, 2400 कहां के लिए, गांव के लिए, ठीक है कि नहीं। वो जो प्राप्त होगा तो गरीब नहीं होगा, यदि प्राप्त नहीं हुआ तो क्या होगा, BPL होगा, सीधी सी बात है। लिखिए उसको, ऐसे लिखिए, योजना आयोग ने ऊर्जा उपभोग का मानक तय किया, ऊर्जा उपभोग का मानक तय किया। मानक तय किया, तो मानक तय में क्या माना, तो लिखेंगे गांव के लिए 2400 कैलोरी, गांव के लिए 2400 कैलोरी,
और शहर के लिए 2100 कैलोरी, और शहर के लिए 2100 कैलोरी, और शहर के लिए 2100 कैलोरी, और शहर के लिए 2100 कैलोरी, 2100 कैलोरी यदि प्राप्त नहीं हो रही हो, यदि प्राप्त नहीं हो रही हो, नहीं हो रही हो, तो इसे तो इसे तो इसे गरीबी रेखा के नीचे माना जाएगा। ठीक है, चलिए ओके। अब आइए, समय से पे फिर गरीबी का परिभाषा दिया जाता रहा। एक था लकड़वाला समिति, नाम ही था लकड़वाला, नाम से ही लगता है कि यह किससे संबंधित समिति होगा, गरीबी से। लकड़वाला होता है ना, कई के नाम में ही लगता है राम खिलावन, राम बुझावन, लगता ही है कि यह अनपढ़ आदमी होगा। ठीक है कि नहीं? अब तुम्हारा नाम है अमिताभ बच्चन, नहीं मार्गेट डिसिल्वा, तो लगता है कि नहीं इसका नाम है मुकेश आनंद, लगता है नहीं कुछ पढ़ा लिखा है। ठीक है कि नहीं? सरस्वतिया देवी महामूर्ख, लक्ष्मीनिया देवी महागरीब, गरीबदास महाअमीर, ये सब गांव घर में नाम के जस्ट विपरीत आपको दिखाई देगा। लकड़वाला समिति फिलहाल लिखो, लकड़वाला समिति। अब जैसे इसका नाम है श्रुति, क्या नाम है जी तुम्हारा? श्रुति सिंह, सुनती ही कम है। उसका नाम है स्मृति वर्मा, सुनो ना, हम एग्जाम्पल दे रहे हैं ना, हद हो। उसका नाम है स्मृति वर्मा, स्मृति ही गायब है। उसका नाम है, अभी कही कि सर इसका नाम मुस्कान वर्मा है, दुखी रहती है, चेहरा पे मुस्काने गायब है। ठीक है कि नहीं? बात समझा? हाँ, नेक्स्ट आगे लिखिएगा। कहां थे हम लोग? लकड़वाला समिति। तो लकड़वाला समिति ने कहा कि 35 राज्यों के लिए 35 अलग अलग गरीबी का रेखा निर्धारित किया। इसलिए एक क्वेश्चन एक समय में पूछा भी गया कि किस समिति ने यह कहा कि 35 राज्यों के लिए अलग अलग रेखा का निर्धारण किया जाए? तो किसने कहा? लकड़वाला। नाम से ही है, यदि ऐसे ही पूछ दिया, होता है कहीं कहीं पूछ दिया कि गरीबी रेखा से सब सोलो, एक मार दो, झटका मार दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमको मत पढ़ाओ, मार दो झटका। पूछ दिया कि गरीबी रेखा से संबंधित कौन सी समिति नहीं है? लकड़वाला, तेंदुलकर, रंगराजन, सप्रू। सप्रू नहीं है, सप्रू समिति का संबंध बेरोजगारी से है। ठीक है कि नहीं? या कुमरप्पा दे दिया, कुमरप्पा समिति का संबंध भूमि सुधार से था। भूमि सुधार पर पहली समिति बनी थी इस देश में, उसका नाम था कुमरप्पा समिति। ठीक है कि नहीं? और पहला संशोधन भी भूमि सुधार से ही संबंधित हुआ, और पहला जो अनुसूची में संशोधन किए गए उसका भी संबंध भूमि सुधार से ही था। 9वां अनुसूची का संबंध भी भूमि सुधार से ही था। 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ, उसका भी संबंध भूमि सुधार से ही था। अब पहली समिति बनी कुमरप्पा समिति, उसका भी संबंध भूमि सुधार से ही था। तो आप खुद समझ सकते हैं कि भूमि सुधार कितना इंपॉर्टेंट इशू उस समय था और आज भी है। आज भी सबसे ज्यादा यदि विवाद कहीं देखिएगा तो भूमि के क्षेत्र में ही है। ठीक है कि नहीं? जो पाठक सर को बनना चाहिए था, जो भूमि सुधार का दायित्व उनको सौंपा गया था प्रमुख सचिव के रूप में, बनना चाहिए था। ठीक है कि नहीं? क्योंकि बहुत बड़े स्तर पे उसमें बदलाव हुआ था। खैर, मूल में आ जाइए। फिलहाल मूल यह है कि जैसा कि मैंने अभी बताया कि लकड़वाला समिति का संबंध किससे है, तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग गरीबी रेखा से। तो लिख देंगे अलग अलग राज्यों में अलग अलग गरीबी रेखा से, अलग अलग राज्यों में अलग अलग गरीबी रेखा से, अलग अलग राज्यों में अलग अलग गरीबी रेखा से। ठीक है, नेक्स्ट सुरेश तेंदुलकर समिति। सुरेश तेंदुलकर समिति
सुरेश तेंदुलकर समिति, सुरेश तेंदुलकर समिति ने क्या कहा कि नहीं, कहा कि निर्धारणता रेखा के लिए उपभोग व्यय वो कितना खर्च करता है उसको आधार बनाया। मैंने एक व्यक्ति अपने उपभोग पर, होता है ना उपभोग, रोटी खरीदता है, सिनेमा देखता है, बिजली बिल चुकाता है, किस पर कितना एक्सपेंडिचर करता है, उपभोग करता है, उसके व्यय को उसने आधार बनाया। किसने? तो पहली बार तेंदुलकर समिति नहीं, तेंदुलकर सचिन तेंदुलकर नहीं है, ये तेंदुलकर है सुरेश तेंदुलकर। याद रखिएगा, क्रिकेट का सामान्य ज्ञान को ही याद रखना है। तो कल एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना थी कि टेस्ट मैच में दूसरा सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट टेकर जो है वो एंडरसन है, ठीक है कि नहीं। वो आपका जीके के रूप में कपिल देव निखंज को पीछे छोड़ते हुए टेस्ट मैच में कपिल देव निखंज ने 434 विकेट लिया था और एक समय वो विश्व का पहला गेंदबाज था जो सबसे अधिक विकेट लिया था, ठीक है कि नहीं। उसी तरह से इंडिया में अनिल कुंबले था, बाद में सेनवान रिकॉर्ड तोड़ा, फिर उसके बाद रिकॉर्ड तोड़ा मुथैया मुरलीधरन। तो अब टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट टेकर कौन है? मुथैया मुरलीधरन है। फिलहाल अभी हम उस बिंदु पे नहीं है क्योंकि क्रिकेट से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो करंट हो क्या कुछ ट्रेडिशनल्स हो, मूल में आ जाइए, ठीक है कि नहीं। कुछ टर्मिनोलॉजी से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, खेल का जो डिफरेंट खेल के जो टर्मिनोलॉजी होते हैं, बैडमिंटन में स्मैश होता है, ठीक है कि नहीं। उसी तरह से क्रिकेट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है चाइना मैन, ठीक है। ये चाइना मैन क्या होता है? जब बाएं हाथ का बॉलर, ठीक है, लेग स्पिनर गुगली मारता है, गुगली हुआ मतलब एक ही एक्शन में वो ऑफ स्पिन मार देगा, जैसे पॉल एडम्स था आपका, वो जो है कुलदीप यादव है, वो भी चाइना मैन मारता है। मतलब इस एक्शन में वो क्या करता है, अंत में मार देता है ऑफ स्पिन, ठीक है कि नहीं। तो वो चाइना मैन, उस तरह के गेंद को क्या कहते हैं? चाइना मैन कहते हैं। हर चीज को जानो और समझो, ये नहीं कि सीधे हुले रे, ठीक है कि नहीं। क्या पानी लोगे? ले लो, पी लिए। तो फिर तुम इतना बेचैन क्यों हो? तुम्हारी आत्मा बड़ा बेचैन दिखाई देती है। अच्छा, वहां रख रहे थे, बहुत अच्छा, हम समझ गए। लिखो आगे, क्या लिखे? सुरेश तेंदुलकर ने उपभोग व्यय को आधार बनाया, उपभोग व्यय को आधार बनाया। सुरेश तेंदुलकर ने उपभोग व्यय को आधार बनाया। ब्रैकेट में लिख दो 2004-05 में, 2004-05 में, ठीक है। उपभोग व्यय को आधार बनाया 2004-05 में। इसके आलोक में 21-10 बोलो, इसके आलोक में 21-10 बोलो, 21-10 बोलो। 9%, 9% गरीबी रेखा के नीचे लोग, गरीबी रेखा के नीचे लोग, गरीबी रेखा के नीचे लोग थे। किसके अनुसार? तेंदुलकर समिति के अनुसार। किसके अनुसार? तेंदुलकर समिति के अनुसार। तेंदुलकर समिति ने मानक भी तय किया, उसमें 35 रुपया का एक अवधारणा आई। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी कर दी कि 35 रुपए में तो यार 2 समोसा भी नहीं आता है, ठीक है कि नहीं। और आप उसको गरीबी रेखा के नीचे मान रहे हैं। जैसे विश्व बैंक ने माना है ना 2.15, तो लगता है 200 रुपया के आसपास यदि है तो लगता है कि नहीं ठीक है, 200 रुपया एक दिन में एक व्यक्ति के खाने पे, यदि 2 परिवार है तो उसके खाने पर, 2 सदस्यों का परिवार तो खाने पर खर्च हो सकता है। लेकिन 35 रुपया का तो कोई लॉजिक ही नहीं लगता था। आजकल तो कुल्हड़ वाली चाय भी 25 रुपया में मिलती है। किसी अच्छे जगह एयरपोर्ट इस पे पी लोगे तो 150 रुपया में एक चाय मिलती है। मसाले वाली चाय मांगोगे तो 200 रुपया लेगा। मूल बिंदु पे आ जाइए, फ्लाइट में कहीं पी लिए गलती से तो 250 रुपया लग जाएगा। तो मतलब समझ रहे हो ना कि चाय भी यहाँ पर सैकड़ों में मिलती है। पहले चाय ऐसे ही, हम लोग दिल्ली विश्वविद्यालय में, मैं कैंपस लॉ सेंटर में लॉ कर रहा था, तो मैं अपने दोस्तों को कभी कभी, सबका पीजिएगा तो कभी ना कभी तो पिलाना भी पड़ता है। तो चाय वाला बिहार का ही था, तो उसको सिखा दिए थे कि जब 4 आदमी रहे ना तो 2/4 कर देना, ठीक है कि नहीं। तो उसको वो 2/4 लाता था,
ठीक है, वो 2/4 कर देता था। और उस समय चाय 1 रुपये 1.25 रुपये हुआ करती थी। अब वही चाय 10 रुपये कैंपस वगैरह में, तो यूनिवर्सिटी वगैरह में तो अभी भी थोड़ी बहुत चाय सस्ती मिलती है, लेकिन मार्केट में जाओगे कुल्हड़ नहीं, चाय पॉइंट, टी पॉइंट, आजकल तो अनेक तरह का वो हो गया, टी रैंप, हाँ हाँ हाँ, अनेक तरह का दुकान का नाम हो गया। खैर मूल में आ जाओ। मूल यह है, हमारे एक मित्र हैं सामने में, डॉक्टर पंकज मोहन, 35 साल से हम लोग दोस्त हैं, और हम लोग के, मेरे पास 50 पैसे, उसके पास 50 पैसे रहते थे। शाम में रोज मिलने आता था बेचारा, ठीक है। एक अंडा खाते थे, एक अंडे को आधे आधे में बांट देते थे, एक चाय लेते थे, आधा आधा पीते थे। क्या दोस्ती थी। एक दिन आया, बीते दिनों को याद किया, और ये बीते दिनों को तब याद किया जब कोरोना हो गया था। डॉक्टर था, मैं नहीं चाहता था कि वो आए, लेकिन कहा कि नहीं यार, आज तुमसे मिलना बहुत जरूरी है, पता नहीं कल हो या ना हो। मैंने कहा कि तब तुम आ जाओ, जो भी होगा देखा जाएगा। मैंने उसे बाहर के जगह, बाहर जो आसन है वहां पर मैंने बैठाया, कहे पहले चप्पल जूता साफ कर लो फिर अंदर आना, ठीक है। कहा नहीं, बस तुमसे मिलना था, तुमसे देखना था, अब मैं चलता हूं। लेकिन खैर मैं उसको पूरे सम्मान प्यार से बैठा करके फिर चाय वाय पिलाया, ठीक है कि नहीं। और रोज फिर मैं सुबह शाम फोन करने लगा, क्या यार जिंदा हो कि टपक गए, ठीक है कि नहीं। तो खैर मूल बिंदु पे आ जाए, वो एक समय था। उसी दिन वो पुराने दिनों को याद कर रहा था कि कितने अच्छे दिन थे। आज तुम्हारे पास भी कुछ पैसे हैं, हमारे पास भी कुछ पैसे हैं, लेकिन वक्त नहीं है। जिंदगी कहाँ, आगे लिखो। कहानी भावुक हो रहा है, खत्म कर कहानी भावुक हो रहा है, यहीं पे खत्म कर डालो, आगे लिखो। इसलिए अभी तुम लोग सबसे अच्छे समय में हो, अभी तुम लोग सबसे अच्छे समय में हो। इस क्षण को जितना एंजॉय कर लो पढ़ाई करते हुए, उतना जीवन में इसी क्षण को फिर भविष्य में क्या करोगे, याद करोगे कि एक था मास्टर, ठीक है, एक था मास्टर। जैसे वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए किंग, हम लोग बचपन में पढ़ते थे ना कहानी के किताब में कि वंस अपॉन ए टाइम, आते थे इंग्लिश के लिटरेचर के मास्टर साहब, तो पहला लाइन यही कहते थे, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए किंग, ठीक है कि नहीं। आगे लिखो, कहानी है। अच्छा, इस जीवन में आपके हर्ट में रहेंगे, हाँ तो ठीक है, हर्ट में हम ही को रखना, हाँ हाँ। अच्छा, हमारा एक अलग इंपॉर्टेंस है, नहीं तो हम ही को हर्ट में रखना। तुम लोग दूसरे को भी ना हर्ट में रख लेता है तो हम वहां से निकल जाते हैं। चलिए ठीक है, हम लोग बड़े अच्छे जगह पे थे। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि तेंदुलकर समिति आपने देखा, उपभोग व्यय देखा, 21.9% देखा। इसके तुरंत बाद, मैंने कुछ ही वर्षों के बाद 2012 में रंगराजन समिति बनाया गया, गरीबी रेखा से संबंधित। तो लिखेंगे 2012 में रंगराजन समिति बनाया गया, उसने भी उपभोग व्यय पे ही ध्यान दिया, उपभोग व्यय पे ही पर भी उपभोग व्यय पर ध्यान दिया, लेकिन उसके उपभोग व्यय में खाद्य पोषण, लेकिन उसके उपभोग व्यय में खाद्य पोषण, यानी कितना प्रोटीन जा रहा है, कितना फैट जा रहा है, खाद्य पोषण, शिक्षा, कपड़ा, शिक्षा, कपड़ा, स्वास्थ्य, आवास, अब परिवहन है, ठीक है। शिक्षा, कपड़ा, स्वास्थ्य, आवास और परिवहन है। किसके रिपोर्ट में, तेंदुलकर, रंगराजन समिति का, अंडरलाइन करो, रंगराजन समिति। और उसके अनुसार लिखेंगे, और उसके अनुसार 29.5% गरीबी रेखा के नीचे है। रंगराजन समिति के अनुसार भारत में, रंगराजन समिति के अनुसार भारत में भारत में भारत में भारत में भारत में
29.5%, 29.5% लोग बीपीएल के नीचे हैं। ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन है। बस इस अवधारणा को यहीं तक रखिए, हालांकि कुछ नाम जरूर लिख लीजिए। मैं राष्ट्रीय आय का अवधारणा पढ़ाया था, और राष्ट्रीय आय की अवधारणा की कड़ी में मैंने बताया था कि देश में पहले ऐसे आर्थिक चिंतक थे जिनका नाम था दादा भाई नौरोजी। वो आपकी परीक्षा में बराबर क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि पहले आर्थिक चिंतक थे जिन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत, धन की निकासी का सिद्धांत भी दिया था कि कैसे ब्रिटिश काल में भारतीय धन लंदन जा रहा है, और उसके आधार पे उन्होंने राष्ट्रीय आय की अभिकल्पना की थी। और यहां तक कि उस राष्ट्रीय आय के द्वारा गरीबी रेखा को भी सबसे पहले यदि अनुमानतः, उस समय कोई वैज्ञानिक पद्धति तो थी नहीं, तो अनुमानतः उन्होंने व्यक्त किया था। उसके बाद दांडेकर और रथ समिति रहा, अलग समिति है, ये सब ऐसी समिति है जिसका संबंध गरीबी रेखा के निर्धारण से है। तो नोट में लिख दो, लिख दो नोट में, नौरोजी समिति लिख दो, नौरोजी समिति, नौरोजी समिति, दांडेकर और रथ समिति, दांडेकर और रथ समिति, दांडेकर और रथ समिति, दांडेकर और रथ समिति एवं अलग समिति ने, अलग समिति ने, अलग समिति ने गरीबी का मूल्यांकन किया, गरीबी का मूल्यांकन किया, गरीबी का मूल्यांकन किया, गरीबी का मूल्यांकन किया। पैराग्राफ चेंज। बदलते परिप्रेक्ष्य में, बदलते परिप्रेक्ष्य में गरीबी की बहुआयामी अवधारणा, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच, बदलते परिप्रेक्ष्य में, बदलते परिप्रेक्ष्य में गरीबी की बहुआयामी अवधारणा, बहुआयामी, मल्टी डायमेंशनल, बहुआयामी अवधारणा सामने आई, जिसे एमपीआई कहा जाता है, जिसे एमपीआई, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, एमपीआई कहा जाता है, एमपीआई कहा जाता है। उसे 3 भागों में विभाजित किया जाता है 10 इंडिकेटर्स के साथ। उसे, इस एमपीआई को 3 भागों में, इस एमपीआई को 3 भागों में विभाजित किया जाता है 10 इंडिकेटर या सूचक के साथ या संकेत के साथ। 10 सूचक या संकेत, इंडिकेटर का हिंदी में, हिंदी शब्द तो कई होते हैं ना, 10 सूचक और संकेतक के साथ। ठीक है, 10 सूचक और संकेतक या संकेतक के साथ। वो कौन सा इंडेक्स है, एमपीआई, मल्टी डायमेंशनल, ये लेटेस्ट अप्रोच है जिसका 3 स्तर है, स्वास्थ्य, दूसरा है शिक्षा और तीसरा है जीवन स्तर। ये जो बिजली है, पीने का पानी है, ये सब जीवन स्तर में आएगा। लेकिन जो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य में 2 इंडिकेटर्स आएंगे, पोषण और बाल मृत्यु दर। यदि किसी परिवार में बाल मृत्यु दर अधिक है, किसी परिवार में बाल मृत्यु दर अधिक है तो गरीबी रेखा के नीचे है। कोई भी परिवार जिसके पास थोड़ा सा आर्थिक संपन्नता है, वहां पर जन्म देते समय माता की मृत्यु नहीं होती है, नहीं बच्चे की मृत्यु होती है। ठीक है कि नहीं? या जिस गांव में एक बहुत इंपॉर्टेंट कार्यकर्ता भी है जिसकी जानकारी आपको प्रीवियस डे दिया था, आशा, वो ट्रेन नर्स है। यदि किसी गांव में आशा ठीक से काम करती है तो वहां पे महिला स्वास्थ्य का स्तर बेहतर देखने को मिलता है, और यदि आशा ठीक से काम नहीं करती है तो महिला स्वास्थ्य का स्तर स्वाभाविक है कि कमजोर देखने को मिलेगा। मूल में आ जाइए,
तो ये जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, ये ऑक्सफोर्ड यूएनडीपी ने तैयार किया था, अभी बताएंगे। पहले उस मानक को, पहले संकेतक को समझ लो। कितने संकेतक है? 10। कितने भाग में बटे हुए हैं? 3। तो लिखेंगे इस कड़ी में 10 संकेतक हैं, 3 भागों में बटे हुए हैं। इस कड़ी में 10 संकेतक हैं, 3 भागों में बटे हुए हैं। 3 भागों में बटे हुए हैं। पहला स्वास्थ्य, पहले हेल्थ ठीक रखिए, खूब खाइए पीजिए सोइए, तब समय मिले तो पढ़ लीजिए, ठीक है। पहले पेट ठीक रखिए, स्वास्थ्य ठीक, खूब हट्टा कट्ठा नहीं, तुम ठीक है। ये चिड़ी मार लगता है, ये तीनों ठीक है, तुम लोग भी ठीक है, ठीक है। चिड़ी मार नहीं दिखना चाहिए। ये नहीं कि बस अब हड्डी निकलने वाला है, जैसे इस पंडित का, ठीक है, एक मुक्का दे देंगे, इसका कितना हड्डी टूट जाएगा, ठीक है। आगे लिखो, कहां थे हम लोग जी? स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य, और दूसरा है शिक्षा, तो लिख देंगे दूसरा है शिक्षा, और तीसरा है जीवन स्तर। जीवन स्तर, तीसरा है जीवन स्तर। अब आइए, ये 3 भाग में बटे हुए हैं, लेकिन 10 इंडिकेटर है। जैसे लिखेंगे स्वास्थ्य में 2 इंडिकेटर है, पोषण और बाल मृत्यु दर। अब लिखो, ये 3 हो गया ना, 3 भाग बटा हुआ है, 10 संकेतक, 3 भाग। तो स्वास्थ्य में क्या है? पोषण और बाल मृत्यु दर। लिखेंगे स्वास्थ्य में पोषण और बाल मृत्यु दर है। दूसरा शिक्षा में, शिक्षा में 2 इंडिकेटर कौन से हैं? शिक्षा में है स्कूली शिक्षा, माने बच्चा स्कूल जा रहा है कि नहीं जा रहा है, स्कूली शिक्षा के वर्ष, स्कूली शिक्षा के वर्ष, और विद्यालय में उपस्थिति, और विद्यालय में उपस्थिति, और विद्यालय में उपस्थिति, ठीक है। और विद्यालय में उपस्थिति, बात समझे? विद्यालय में उपस्थिति। तो ध्यान रखिए, ये विद्यालय में जो उपस्थिति है, ये विद्यालय में आप स्कूल तो गए, एडमिशन करा लिए, अब विद्यालय जा ही नहीं रहे, तो मतलब वो परिवार पीपीएल के नीचे। कोई भी परिवार में यदि बच्चे एडमिशन के बाद लगातार स्कूल जाते हैं, पाठक जी ने एक अच्छा काम किया कि यदि 1 सप्ताह या 5 दिन लगातार अनुपस्थित रहा किसी कारण से बिना बताए हुए, तो उसको हटा दिया गया। कई लाख बच्चे को हटा दिया गया, उसकी राशि भी बची, ठीक है कि नहीं। सरकार का प्यारा ऐसे ही नहीं था, तो उसकी राशि भी बची। क्योंकि कई परिवार ऐसे होते, जैसे ये पढ़ता था पब्लिक स्कूल में और एक एडमिशन था सरकारी विद्यालय में भी। क्यों? तो सरकारी विद्यालय में इसको भोजन मिलता था, इसको वस्त्र मिलता था, इसको सरकारी सुविधाएं मिलती थी। तो गांव में अक्सर होता है ऐसा, ग्रामीण स्कूलों में, कि पढ़ता है किसी महात्मा गांधी पब्लिक स्कूल में, विवेकानंद पब्लिक स्कूल में, लेकिन उसका एक नाम सरकारी विद्यालय में भी रहता है। तो ये सरकारी धन का क्या है? दुरुपयोग है, ठीक है कि नहीं। पाठक जी के सख्त कदम ने लाखों करोड़ रुपया जो है सो सरकार का बचत करा दिया, हजारों करोड़ रुपए की बचत हो गई। मूल बिंदु पे आ जाइए। मूल बिंदु यह है कि जैसा कि मैंने अभी आपको जानकारी में दिया कि शिक्षा के 2 पॉइंट है, वर्ष, किस वर्ष गया, कितनी अवस्था में गया, और उपस्थिति दर, कैसी उपस्थिति उसकी है। तो ये इंडिकेटर्स काम करता है। इसके बाद है जीवन स्तर। तो जीवन स्तर, क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ में क्या आएगा? सब कुछ आएगा, फर्श आएगा, पीने का पानी आएगा, बिजली आएगा, आवास आएगा। नहीं, ये सब क्वालिटी ऑफ लाइफ में होता है। गर्मी के दिनों में आपको बिजली ना मिले, कहते थे ना कि आज से 20 साल पहले, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए किंग, 20 साल पहले बिजली कभी कभी झलक दिखलाने आ जाती थी। और आज देखो कि बिजली की स्थिति ग्रामीण स्तर पे भी इतनी अच्छी है कि अब 1-2 घंटा 4 घंटा छोड़ दो तो लगभग 16 से 20 घंटा बिजली ग्रामीण स्तर पे भी दिखाई देती है, ठीक है कि नहीं। तो
कहने का अभिप्राय कि इच्छा शक्ति यदि रहेगी, सरकार तो मोर और लेस सब एक ही होता है, लेकिन सरकार के पास यदि इच्छा शक्ति रहेगी, दृष्टि रहेगी कि हमको इस बिंदु पे बेहतर काम करना है, ठीक है कि नहीं, तो बेहतर काम का अंजाम दिया। और ये इस क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी के योगदान को हम भुला नहीं सकते कि आज बिजली के क्षेत्र हो या सड़क का क्षेत्र हो या शिक्षा हो, स्वास्थ्य, कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है कि जहां उनके योगदान को हम याद न करें। अब वो तो अपनी राजनीतिक आवश्यकता है, राजनीतिक व्यवस्था है, कौन सा राजनीतिक नैतिक सिद्धांतों के साथ पला ही हुआ है, सब तो नैतिक विहीन राजनीति ही करते हैं, सीधी सी बात है, ठीक है। मूल बिंदु पे आ जाइए। मूल बिंदु यह है कि जैसा कि मैंने अभी आपको संज्ञान में दिया कि तीसरा बिंदु है जीवन स्तर, तो लिखेंगे जीवन स्तर में क्या क्या आता है, तो लिखिए जीवन स्तर में आता है, एक आध दो लिख दो, पीने का पानी, बिजली, स्वच्छता, पीने का पानी, बिजली, पानी, बिजली, स्वच्छता, स्वच्छ ऊर्जा, कितना लिखिएगा, हो गया, ठीक है। इतना तो याद वाद रहेगा नहीं, हो गया ना। मतलब मूल चीज को समझ लेना है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स क्या है। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स गरीबी मापने की एक बहुआयामी योजना है जिसमें 10 संकेतक है, जिसे 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। वो 3 भाग है, तो 3 भाग भूलना नहीं है, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन का स्तर, ठीक है कि नहीं। यह अवधारणा सबसे पहले ऑक्सफोर्ड ने विकसित किया था, लिखेंगे एमपीआई की अवधारणा पहली बार यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड ने यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड ने यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड ने यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड ने अभिव्यक्त किया था। यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड ने अभिव्यक्त किया था। यूएनडीपी का मतलब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी का मतलब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, चलिए ठीक है। और इसी ने कहा कि यदि 10 संकेतक है और कोई परिवार 3 से अधिक संकेतक को प्राप्त नहीं कर रहा है तो गरीबी रेखा के नीचे है। यदि किसी परिवार में पीने का पानी नहीं है, नहीं, क्लीन एनर्जी मतलब एलपीजी नहीं है, ठीक है, बिजली नहीं है, तो मतलब गरीबी। एक और मानक जुड़ जाएगा, मतलब 1/3 से अधिक मानक यदि नहीं है तो एमपीआई के नीचे है, मतलब एमपीआई में आता है, उसको कहेंगे कि यह बहुआयामी गरीब है, ठीक है कि नहीं, ये गरीबी रेखा के नीचे है। क्यों? क्योंकि उसको 10 में से 3 मानक नहीं मिल रहा है, ठीक है, या शिक्षा नहीं मिल पा रहा है, या स्कूल नहीं है, जो भी स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त नहीं है, बाल मृत्यु दर, क्या बात है बच्चा, नहीं, बहुत मन खुशी है तो बताओ, थोड़ा सा हम भी उस खुशी में शरीक हो जाए। नहीं, बोलो ना, खड़े हो। क्या गरीबी नाम पे हंसी आ रही है, खड़ा हो, नहीं तो फिर क्या, ऐसी क्या व्यवस्था हो गई कि हंसने को तुम मजबूर होगा? अभी तो बड़ी गंभीर बात कर रहे हैं। नहीं, कुछ तो जरूर बात होगा, हमसे भी शेयर करो, तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो? कोई खुशी है कि जो छुपा रहे हो? ना, ऐसा नहीं है, जैसे ये भी मुस्कुराता है, लेकिन अभी गंभीर बातें कर रहे थे तो ध्यानपूर्वक सुन रहा था, और तुम हंस रहे थे। क्या, क्यों हंसी आ रही थी? नहीं, मैंने थोड़ा सा साइज में रहा करो, बैठो, क्लास में रहो तो थोड़ा सा साइज में रहो, नहीं तो हमको तापमान उतारने में टाइम नहीं लगता है, तुरंत हम टुंड्रा प्रदेश भेज देंगे। देखिए आगे, अभी तो मरुस्थल में यदि होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा, सीधे टुंड्रा में चला जाएगा, समझा? हाँ, कहा थे हम लोग, बड़े अच्छे जगह पे थे। हम लोग थे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में मल्टी डायमेंशनल गरीब कब होगा? जब वो 3 इंडिकेटर को प्राप्त नहीं कर पाए, कोई भी 3 इंडिकेटर। क्लीन एनर्जी में एलपीजी आता है, उज्ज्वला योजना, ठीक है कि नहीं, उज्ज्वला योजना के माध्यम से ग्रामीण स्तर पे हम लोगों ने महिलाओं को क्या दिया? ईंधन दिया, ठीक है कि नहीं। तो ये, हालांकि विपक्ष का यह कहना है कि एक बार ईंधन दे दिया, दूसरी बार वो कहां से भराएगा, इसकी आपने चिंता नहीं किया। इसी को कहते हैं बेवरेज। आजकल एक नया शब्द अंग्रेजी में आया है, बेवरेज, कि जब आप फ्री पानी, फ्री बिजली, सब कुछ लोगों को फ्री दीजिएगा
तो फ्री की आदत भी लग जाएगी। आप कोशिश कीजिए कि उसके गरीबी के स्तर में सुधार आ जाए, आर्थिक वृद्धि का प्रभाव वहां तक जाए, उसके प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो जाए और वो इन चीजों को खरीदने में सक्षम हो जाए। नहीं कि एलपीजी की कीमत यदि 800 रुपया है तो 800 रुपया वो पेड करके खरीदने लगे, क्योंकि सरकार कितना उसका वहन करेगी। ठीक है कि नहीं। अभी बड़ी अच्छी एक कंसेप्ट दिया था राहुल जी ने कि हम प्रत्येक महीना खटाखट 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 फटाफट 8,500 रुपया देंगे। हालांकि उनको पता था कि हम आएंगे नहीं सत्ता में, प्रलोभन देने में क्या साल में 1 लाख रुपया करीब बैठता बीपीएल के नीचे महिला के नाम से। तो मैंने कहा कि चलो सत्ता में नहीं आए, हम तो चिंतक हैं, आलोचक भी हैं, समीक्षक भी हैं, प्रशंसक भी हैं, चलो सत्ता में नहीं आए, लेकिन आपकी 3 राज्यों में सत्ता है, पहले आप 3 राज्यों में ही उसको इंप्लीमेंट करके दिखा दीजिए। थोड़ा सा कर्नाटक में दिखा दीजिए, हिमाचल प्रदेश में दिखा दीजिए, जहां जहां आपकी सत्ता है। पहले छोटे राज्य, चलो तुम हिमाचल में ही शुरू कर दो, पहले छोटे राज्य से ही खटाखट फटाफट खटाखट फटाफट शुरू कर दो। ठीक है कि नहीं। लेकिन कहता है नहीं, हमको जब तक देश में बहुमत नहीं मिलेगा, अब फिर देश में जब बहुमत मिल जाएगा तो एक नया क्लाउज जोड़ देगा अरविंद केजरीवाल जी की तरह। पहले तो कहा कि फ्री हम पानी देंगे, फ्री बिजली देंगे, अब फिर बाद में जोड़ दिया कि नहीं 100 यूनिट से अधिक, 200 यूनिट से कम, मतलब उसमें क्या किया, मानक तय कर दिया। पहले हुआ कि फ्री बिजली पानी, अब फिर मानक कर दिया कि यदि आप 100 लीटर पानी को वो कर लिए तो आपको बिल लगेगा। अब हमेशा लोगों को चिंता रहती है इसका मापन कैसे होगा। नहीं तो लोग पानी बचाने के लिए क्या देखेगा, 99 98 नहाएगा कि मीटर देखेगा। ठीक है कि नहीं। खैर मूल में आ जाओ। मूल यह है, खैर एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन आप ठगिए मत लोगों को बता दीजिए, पहले ही बता दीजिए कि हम किस स्तर पे कहां पर हम डिमार्केशन करेंगे। ठीक है कि नहीं। अब बेब्रिज एक शब्द है जिसके द्वारा मुफ्त में यदि सरकार की सुविधाएं प्राप्त होती है, ठीक है कि नहीं, तो उसको बेब्रिज तो हम बहुत दिनों से देते हैं। फ्री में एजुकेशन नहीं देते हैं क्या, हम तो फ्री में एजुकेशन क्या, ऊपर से छात्रवृत्ति भी देते हैं, पोशाक भी देते हैं, किताब भी देते हैं, नहीं साइकिल भी देते हैं, सब कुछ देते हैं। हम हमारी स्वास्थ्य सुविधा क्या है, फ्री दे रहे हैं हम, सारी सुविधाएं फ्री, ऑपरेशन ये सब जो है, जितनी दवाएं वगैरह हैं वो भी फ्री है। अब ये तो और बात है कि मैंने कहा कि सिस्टम मेरी है, अब वहां का कुछ लोग मिल करके कहेगा बाहर से ले लिया, वो अंदर नहीं चाहिए। आप फाइट तो कीजिए। ठीक है कि नहीं। एसएमएस कीजिए सिविल सर्जन से लेकर कलेक्टर से लेकर कमिश्नर तक को कि मैं हॉस्पिटल में आया हूं और मुझे दवा नहीं उपलब्ध है। ठीक है कि नहीं। फिर दवा, ऐसे डॉक्टर दवा लिखा क्यों, जब आपके पास दवा उपलब्ध नहीं थी स्टॉक में, तो ऐसे आपने लिखा क्यों। ठीक है कि नहीं। खैर इस तरह के बहुत सारी बातें हैं। मूल बिंदु पे आ जाइए, देखेंगे मूल बिंदु क्या है। लिख लिए मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को, समझ गए ना, उसी में लिखो। भारत में, ये तो हुआ देश के स्तर, विश्व के स्तर पे, भारत में एमपीआई का दूसरा संस्करण, एमपीआई का दूसरा संस्करण नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वेक्षण है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वेक्षण 5, सर्वेक्षण 5, सर्वेक्षण 5 के आधार पर नीति आयोग के द्वारा इसे प्रकाशित किया गया। नीति आयोग के द्वारा इसे प्रकाशित किया गया। ठीक है। नीति आयोग के द्वारा इसे प्रकाशित किया गया। अब इस आधार पे आप देखिएगा कि अभी एक नया आंकड़ा आया कि 2019 से 21 के बीच बहुआयामी गरीबी भारत की जनसंख्या में घटकर 14.96% रह गई। तो सिर्फ 15% लोग ही गरीबी रेखा के, बहुआयामी गरीबी रेखा के नीचे है। 2019 से कि सबसे ज्यादा गरीबी रेखा के नीचे उत्तर प्रदेश। अभी मोदी साहब, मिस्टर मोदी जनसभा में भी कह रहे थे कि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर आए। बावजूद इसके कि बिहार उन राज्यों में है जहां सबसे अधिक गरीबी रेखा के नीचे लोग निवास कर रहे हैं।
माने बिहार में अभी भी गरीबी रेखा के नीचे, तब जब हम कहते हैं कि हमारा विकास दर पूरे देश में सबसे अधिक है, ठीक है कि नहीं, पूरे विश्व का विकास दरों में भारत का विकास दर सबसे अधिक है 8% करीब, और बिहार का विकास दर 10% से ऊपर है। माने बिहार, सभी राज्यों में बिहार का विकास दर क्या है, आज भी सबसे अधिक है। और वहां पे गरीबी रेखा के नीचे निवास करने वाले, बहुआमी गरीबी रेखा के नीचे निवास करने वाले लोगों की संख्या सबसे अधिक है। तो लिख लीजिए उसको ऐसे, 2019 से 21 में 2019 से 21 में बहुआमी गरीबी बहुआमी गरीबी बहुआमी गरीबी 14.96 14.96% रह गई। 14.96% रह गई। और लगभग लिखेंगे, और लगभग 25 करोड़ से अधिक लोग 25 करोड़ से अधिक लोग 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा के ऊपर आए। इनमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी उत्तर प्रदेश की है। इनमें सबसे अधिक हिस्सेदारी उत्तर प्रदेश की है, जहां अकेले 6 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा के ऊपर आए। जहां अकेले 6% लोग गरीबी रेखा के ऊपर है। ठीक है, भूलेंगे नहीं कि भारत के एमपीआई में, नीति आयोग के एमपीआई में नीति आयोग के एमपीआई में 12 इंडिकेटर हैं। यूएनडीपी के एमपीआई में कितने इंडिकेटर हैं? 10। 12 इंडिकेटर हैं, 12 इंडिकेटर है। और 2 इंडिकेटर नया कौन सा जुड़ा हुआ है? एक है बैंक खाता। नीति आयोग ने कहा कि यदि व्यक्ति को बैंक खाता है तो गरीबी रेखा के ऊपर है। और दूसरा मातृ स्वास्थ्य। इस 2 को नए रूपों में जोड़ा गया। जब आगे तैयारी करेंगे तब इन सबको और विस्तार से मैं बताना चाहूंगा। अभी इतना काफी है कि 12 इंडिकेटर है। नीति आयोग, नेशनल एमपीआई को नीति आयोग जारी करता है। 12 इंडिकेटर हैं। 15% इसके अनुसार गरीबी है। 25 करोड़ लोग विगत वर्ष में गरीबी रेखा के ऊपर आए हैं। सबसे अधिक हिस्सेदारी भारत की है, सबसे अधिक हिस्सेदारी उत्तर प्रदेश की है। बिहार सबसे गरीब राज्य है। उसमें लिख देंगे बिहार सबसे गरीब राज्यों में। बिहार सबसे गरीब राज्यों में, बिहार सबसे गरीब राज्यों में है। ठीक है, इसके अलावा मध्य प्रदेश और राजस्थान भी गरीब राज्यों में आता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश और राजस्थान भी गरीब राज्यों में आता है। ठीक है, उन्हें फॉलोड बाई, किसको फॉलो कर रहा है? बिहार को। बिहार, एमपी और राजस्थान ये गरीब राज्यों में। और भारत में सबसे कम गरीबी केरल में। जहां शिक्षा और स्वास्थ्य बेहतर स्थिति में है, वहां पर
गरीबी क्या है? कम है। तो लिखेंगे सबसे कम गरीबी, भारत में सबसे कम गरीबी केरल में। भारत में सबसे कम गरीबी केरल में। भारत में सबसे कम गरीबी केरल में। ठीक है कि नहीं? ध्यान रखिएगा, अंडरलाइन कर दीजिए केरल को, बिहार को अंडरलाइन कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट, भूलेंगे नहीं, भूलेंगे नहीं, गरीबी को कम करने में, गरीबी को कम करने में, गरीबी को कम करने में, भूलेंगे नहीं कि गरीबी को कम करने में शिक्षा और स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वास्थ्य या मानव पूंजी में, मानव पूंजी में अधिक निवेश करने की आवश्यकता है। अधिक निवेश करने की आवश्यकता है। अधिक निवेश करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो केरल एक ऐसा राज्य है जो शिक्षा और स्वास्थ्य में क्या करता है? अधिक निवेश करता है। तो स्वाभाविक है कि उसका परिणाम आपके समक्ष है। इस तरह के भी क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। हमारे पास एक आंकड़ा भी है कि 1992 में केंद्र सरकार 7.92% शिक्षा पे खर्च करती थी। 2012 में 11.7% खर्च करती थी और 2023 में 12.6% राशि शिक्षा पे खर्च करती है। मतलब कि 1992 के मुकाबले हम 2.25 गुना अधिक धनराशि आज शिक्षा पर खर्च कर रहे हैं और जिसका परिणाम हमारे समक्ष है कि गरीबी रेखा में धीरे धीरे क्या हो रहा है? कमी आ रही है। तो ये उसी तरह से हमारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी है। हम जीडीपी, ये तो हुआ बजटीय लोकेशन, उसी तरह से ये सब तो बड़े स्तर पे जब डील करना होगा तब करेंगे, तब उस एंगल को देखेंगे। उसी तरह से आपका बजटीय लोकेशन के बाद है जीडीपी एलोकेशन, कि हम जीडीपी का कितना प्रतिशत शिक्षा और स्वास्थ्य में खर्च करते हैं। जितने भी विकसित देश हैं वो अपने देश में जीडीपी का, उसके मान लिया अमेरिका है जैसे, तो अपने देश का वो 8% प्लस, जीडीपी का 8% प्लस शिक्षा और स्वास्थ्य पे खर्च करता है। और हम लोग का नेशनल जो पॉलिसी है उसमें 6% खर्च करना है, लेकिन हम लोग 4% से आगे आज तक नहीं बढ़ पाए। 3.7, 3.9 इस तरह के आंकड़े समय समय पे एदा कदा देखने को मिलता है। मतलब हम लोग जीडीपी के जो हमारा राष्ट्रीय मानक जो हमने तय कर रखा है कि 6% हमको शिक्षा और स्वास्थ्य पे जीडीपी का खर्च करना है, हम उसको खर्च नहीं कर पा रहे हैं। याद रखिए कि बिहार के बजटीय एलोकेशन में सबसे ज्यादा बजटीय एलोकेशन शिक्षा का है। यदि आपसे पूछा जाएगा कि बिहार में किस विभाग में सबसे अधिक धनराशि बजट 2024-25 के आलोक में दी गई, तो किसको दी गई? शिक्षा को दी गई। कॉपी के ऊपर में लिख लो कि बिहार में सबसे अधिक धनराशि, सबसे अधिक धनराशि सबसे अधिक धनराशि शिक्षा के क्षेत्र में बिहार देता है बजटीय आवंटन। बजटीय आवंटन में किस आवंटन में देता है? तो बजटीय आवंटन में देता है। ठीक है, आप लोग की जानकारी में है कि आप लोगों ने संविधान पढ़ा और शिक्षा का अधिनियम पढ़ा। शिक्षा का अधिनियम कब आया था? 2009 में। कब लागू हुआ था? 2001 अप्रैल 2010 को।
और उसके अनुसार हम लोगों ने शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21 क से जोड़ दिया। तो थोड़े थोड़े बदलाव दिखाई देने लगे। मैंने जो काम हम 2010 में किए वो काम हम 1960 के दशक में भी कर सकते थे। ऐसा तो था नहीं कि हमने विश्व बैंक से पैसा नहीं लिया। विश्व बैंक से हम उस समय भी पैसा लिए, विश्व बैंक से आज भी पैसा लेते हैं। आज भी हमारी जितने भी एजुकेशन और हेल्थ के प्रोग्राम चलते हैं वो विश्व बैंक के सौजन्य से ही चलते हैं, ठीक है कि नहीं। यदा कदा विश्व बैंक के क्षेत्रीय अधिकारियों से हमें बात करने का मौका मिलता है तो 3-4 क्षेत्र में विश्व बैंक बिहार में काफी निवेश किया है, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, एग्रीकल्चर में, पथ निर्माण में। ये 4-5 ऐसे क्षेत्र हैं जहां वो ज्यादा से ज्यादा निवेश चाहता भी है कि सरकार मांगे हमसे और हम इसमें निवेश करें। विश्व बैंक का काम ही है ये। इसी उद्देश्य से हमने विश्व बैंक की नींव रखी थी और हम उसके संस्थापक सदस्य हैं, जिसका दूसरा नाम है IBRD, इंटरनेशनल बैंक रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट। और विश्व बैंक का काम ही यही था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यदि किसी की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, अद्य संरचना ध्वस्त हो चुकी है, उसका पुनर्निर्माण करना। बिहार का तो युद्ध के कारण नहीं, ऑलरेडी ब्रिटिश औपनिवेशिक शोषण और शासन और शोषण का शिकार था। यह एक आर्थिक उपनिवेश भी था, राजनीतिक उपनिवेश ही नहीं था, यह एक आर्थिक उपनिवेश था। और सबसे कम यदि ध्यान दिया गया तो बिहार पे ही ध्यान दिया गया। क्यों? क्योंकि बिहार में राजनीतिक चेतना बहुत अधिक थी। बिहार और उत्तर प्रदेश के आर्थिक दृष्टि से पिछड़ेपन का एक कारण यह भी रहा कि ब्रिटिश शासन ने उपेक्षा की। उपेक्षा क्यों किया भाई? तो गांधी काफी लोकप्रिय थे, मिस्टर गांधी बहुत लोकप्रिय थे, ठीक है कि नहीं। कोई भी आंदोलन हुआ, चाहे वो असहयोग हो या सबनेवज्ञा हो या भारत छोड़ो हो, सबसे अधिक प्रभावी क्षेत्र कौन था? तो बिहार और संयुक्त प्रांत। हर जिला में एक ऐसे नेतृत्वकर्ता थे जिन्होंने सरकार के विरुद्ध आवाज को बुलंद किया, ठीक है कि नहीं। इसको याद रखिएगा। और आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि मोहनदास करमचंद गांधी जो महात्मा बने थे वो बिहार के पुण्य धरती पे ही बने थे। और उन्हें रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही कहा था। गांधी का जो पहला राजनीतिक प्रवेश होता है वो चंपारण में ही होता है 1917 में, जब वो 3 कटिया प्रथा के विरोध में पंडित राजकुमार शुक्ल किसान नेता के आमंत्रण पर वो चंपारण पहुंचते हैं, भितिरवा गांव। और उस गांव में वो एक स्कूल खोलते हैं और जहां वो निवास करते हैं वहां से वो स्वच्छता का संदेश भी देते हैं। कालांतर में सबनेवज्ञा आंदोलन के दौरान भी चंपारण काफी महत्वपूर्ण रहा, जिसे हम नमक आंदोलन कहते हैं। और इस सबनेवज्ञा आंदोलन में जो नमक आंदोलन जो अर्थ जुड़ा, क्योंकि नमक कानून को तोड़ा गया था इसलिए नमक आंदोलन कहे। और चंपारण में उसका नेतृत्व, बिहार के चंपारण में उसका नेतृत्व बिपिन बिहारी वर्मा ने किया था। मैंने अभी आपसे कहा ही कि कोई भी ऐसा आंदोलन नहीं था जिसमें बिहार की भागीदारी उच्चतम बिंदु पे नहीं थी, ठीक है कि नहीं। मूल में याद रखिए, भूलना नहीं है। जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य में हम जितना निवेश करेंगे गरीबी से बाहर निकलने में हमें उतना अवसर मिलेगा। आप अपने गांव घर में भी देख सकते हैं, जिस परिवार में एजुकेशन और हेल्थ पे खर्चा अधिक है वो परिवार शैक्षणिक दृष्टि से उन्नत है। जिस परिवार में आपको आडंबर पे ज्यादा बल है, नहीं न्योत पिहानी जिसको कहते हैं, पिताजी न्योता पूरने के लिए 50,000 लोन लेकर भी न्योता पूरेंगे, लेकिन इस बच्चे को 1,000 रुपए की किताब की जरूरत है तो उसको 3 महीना से टहलाते रहेंगे कि बउआ रे पाई नहीं छो, पाई नहीं छो, ठीक है कि नहीं। जबकि पहली प्राथमिकता यही होनी चाहिए कि इस बच्चे, पुस्तक में निवेश कहा भी जाता है कि सबसे अच्छा निवेश है, ठीक है कि नहीं। और आज का जो पूरा अर्थतंत्र है वो तो ज्ञान आधारित ही है, नॉलेज इकोनॉमी का बेस है। मूल में आ जाओ, आगे लिखो। हमारा ये परिचय खत्म हो गया। परिचय क्या था? गरीबी क्या है, गरीबी की से जुड़े हुए विभिन्न समितियों को आपने एक एक करके देखा। अब गरीबी के प्रकार को देखिए, अब खत्म हो रहा है बस। अब गरीबी के प्रकार को देखिए। गरीबी का प्रकार क्या है? ठीक है, गरीबी का प्रकार है, 2 प्रकार के होते हैं, निरपेक्ष गरीबी, निरपेक्ष गरीबी और सापेक्ष गरीबी। निरपेक्ष गरीबी और सापेक्ष गरीबी। अभी मैंने बताया कि निरपेक्ष गरीबी कैसी गरीबी होती है।
हाँ, जिसमें बुनियादी आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती हो उसे हम निरपेक्ष गरीबी कहते हैं। लिखेंगे, ऐसी गरीबी जिसमें बुनियादी आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती है, ऐसी गरीबी जिसमें बुनियादी आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती है, ऐसी गरीबी जिसमें बुनियादी आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती है, ऐसी गरीबी जिसमें बुनियादी आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती है उसे निरपेक्ष गरीबी कहते हैं। उसे निरपेक्ष गरीबी कहते हैं। स्वाभाविक है कि ऐसी गरीबी में जीवन की गुणवत्ता क्या रहती है? कमजोर रहती है। लाइफ स्टाइल, लाइफ की क्वालिटी क्या रहेगी? कमजोर रहेगी, क्योंकि वो बेसिक नीड्स के लिए क्या होता है? जूझता रहता है। ठीक है कि नहीं? अभी भी ग्रामीण स्तर पे कई घर में आप जाकर देख सकते हैं कि शुद्ध पानी के लिए तरसता है, शुद्ध भोजन के लिए तरसता है, एक वस्त्र के लिए, एक वस्त्र पर उसकी एक आध साल तक वो खेप देता है। अभी भी कई ऐसे परिवार हैं। ठीक है, दरिद्रता में कमी आई है, लेकिन गरीबी में अभी भी बिहार, और बिहार तो उन प्रांतों में से है जहां सबसे अधिक गरीबी है। मूल बिंदु पे आ जाइए। इसलिए पिछले कुछ वर्षों से बिहार सरकार भी शिक्षा और स्वास्थ्य पे अधिक से अधिक निवेश कर रही है, क्योंकि उसे इस बात का संज्ञान है कि शिक्षा और स्वास्थ्य पे हम जितना निवेश करेंगे, जितना उसको हम क्रियान्वित करेंगे बेहतर तरीके से, उतना बेहतर हमारा मानव संसाधन क्या होगा? मानव पूंजी का डेवलपमेंट होगा। मानव विकास और मानव पूंजी में ही अंतर होता है कि दोनों में शिक्षा और स्वास्थ्य पे बल दिए जाते हैं, लेकिन मानव पूंजी में शिक्षा और स्वास्थ्य पे बल दिए जाते हैं और मानव विकास में शिक्षा और स्वास्थ्य और मानव कल्याण पे बल दिया जाता है। इसलिए उसका नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट और इसका नाम है ह्यूमन कैपिटल। मूल बिंदु पे आ जाइए। फिलहाल हम लोग जिस बिंदु को देख रहे थे वो था आपका क्या? वो था निरपेक्ष गरीबी के प्रकार को मैं देख रहा था। गरीबी के प्रकार के बाद दूसरा प्रकार है जो आपकी परीक्षा में बराबर पूछता है, सापेक्ष गरीबी। ये सापेक्ष गरीबी क्या है? तो लिखेंगे सापेक्ष गरीबी। सापेक्ष गरीबी है, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में इसे परिभाषित किया जाता है। सामाजिक आर्थिक परिप्रेक्ष्य में, सामाजिक आर्थिक, सामाजिक आर्थिक परिप्रेक्ष्य में इसे परिभाषित किया जाता है। ठीक है, किसे? किसे? सापेक्ष गरीबी को। सापेक्ष गरीबी को नाम ही से स्पष्ट है, सापेक्ष गरीबी। अभी बताए भी थे कि प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे की तुलना में क्या है? गरीब है। यह सामाजिक आर्थिक परिप्रेक्ष्य है। अब इसमें ध्यान रखिएगा, यह आय की असमानता को दर्शाता है। यह किसको दर्शाता है? यह आय की असमानता को दर्शाता है। और इसमें उसमें जीवन की गुणवत्ता क्या होती है? कमजोर रहती है। इसमें जीवन की गुणवत्ता बेहतर होती है। ठीक है कि नहीं? इसमें जीवन की गुणवत्ता, जीवन की गुणवत्ता बेहतर होती है। और तीसरा बिंदु है कि इसको हम दो वक्र के द्वारा हम परिभाषित करते हैं। एक है लॉरेंज वक्र और दूसरा है गिनी गुणांक। वो थोड़ा सा एडवांस है, क्वालिटी बेस्ड है गिनी गुणांक। तो और उसका एक्सप्लेनेशन, मतलब इसके एक्सप्लेनेशन के कॉन्टेक्स्ट में भविष्य की बातें हैं। वर्तमान के लिए यदि तुम इतना याद करके रख लो कि लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक का संबंध किससे है, यही अपने आप में क्या रहेगा? बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि इसका संबंध सापेक्ष गरीबी से है। इसका संबंध सापेक्ष गरीबी से है। आय की असमान, ऐसे भी दे सकता है, आय की असमानता से। ऊपर लिख ही दिए हैं कि सापेक्ष गरीबी में क्या होता है कि हर आदमी एक दूसरे की तुलना में क्या है? गरीब होता है। और इसका हम विभाजन कैसे करते हैं? सामाजिक और आर्थिक परिप्रेक्ष्य में करते हैं। तो यह आय की असमानता से संबंधित है, जीवन की गुणवत्ता से इससे जुड़ी हुई होती है। और तीसरा है कि लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक इसी को अभिव्यक्त करता है।
तो लिखेंगे लॉरेंज बक्र, लॉरेंज बक्र एवं गिनी गुणांक, गिनी गुणांक, लॉरेंज बक्र और गिनी गुणांक का संबंध, लॉरेंज बक्र और गिनी गुणांक का संबंध इसी से है। किससे है? सापेक्ष गरीबी से, सापेक्ष गरीबी से, सापेक्ष गरीबी से है। किससे है? सापेक्ष गरीबी से है। किसका संबंध? किसका संबंध? किसका संबंध? लॉरेंज बक्र और गिनी गुणांक का संबंध। इसको ध्यान रखिए। इन्हीं शब्दों के साथ हमारा यह प्रकार भी क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो प्रकार दो प्रकार का, एक दूसरा, ठीक है कि नहीं? सापेक्ष का संबंध किससे है? जीवन की गुणवत्ता, आय की असमानता, लॉरेंज बक्र और गिनी गुणांक। इसको याद करके रख लीजिए, काम तमाम है। ठीक है कि नहीं? दूसरी बात, अब आता है गरीबी का कारण। तो लिखेंगे गरीबी का कारण, गरीबी का कारण। पहले एक लाइन लिख दो। रेगनर नथ जी ने कहा कि गरीबी एक दुष्चक्र है। रेगनर ने कहा कि गरीबी एक दुष्चक्र है। रेगनर ने कहा कि गरीबी एक दुष्चक्र है। कैसे दुष्चक्र है सो देखो। जो गरीब रहेगा, जो गरीब रहेगा उसके पास क्या शिक्षा रहेगा कि नहीं रहेगा? नहीं रहेगा। जब शिक्षा नहीं रहेगा, अशिक्षा रहेगा, तो उसके पास कम कौशल रहेगा, कम कौशल रहेगा, मैंने स्किल नहीं रहेगा। एजुकेशन से ना ये स्किल आता है। जब स्किल कम रहेगा तो उत्पादकता कैसा रहेगा? कम रहेगा। प्रोडक्टिविटी क्या रहेगी? कम रहेगी। जब प्रोडक्टिविटी कम रहेगी, ठीक है कि नहीं, तो उसको आय भी क्या रहेगा? उसको आय भी कम रहेगा। और जब आय कम रहेगा तो गरीब रहेगा। अब फिर गरीब रहेगा तो फिर अशिक्षा रहेगा, फिर अशिक्षा रहेगा तो फिर कम कौशल रहेगा। इसीलिए रेगनर ने क्या कहा कि गरीबी एक दुष्चक्र है, विशियस साइकिल है। ठीक है कि नहीं? कि जो गरीब है वो गरीब ही रहेगा। कब तक? अमर्त्य सेन के शब्दों में कि जब तक सरकार आगे नहीं आएगी, सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी, सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य को तब तक नहीं जब तक नहीं पहुंचाएगी, तब तक वो गरीबी के दुष्चक्र में क्या रहेगा? वो जकड़ा रहेगा। तुम अमीर क्यों हो गए? क्योंकि तुम्हारे घर के आसपास स्कूल बना दिया गया, अस्पताल खोल दिया गया, तो तुम अमीर हो गए। ठीक है कि नहीं? लेकिन अफ्रीका के कई देश ऐसे हैं, सूडान, सोमालिया, नाम से ही गरीब देश लगता है। ठीक है? सूडान, सोमालिया, ये सब देश में गरीबी चरम पर है, जहां न स्कूल है, न स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, न सड़क है, न पानी है, ठीक से रह रहा है। 30-32 साल एवरेज आयु है, मर जाता है, खत्म हो जाती है बातें। पहले हम लोग के भी देश में क्या था अंग्रेजों के काल में, कि ये सब सुविधाएं नहीं थी। कोई अकाल उकाल पड़ा, लाखों लोग साफ। बंगाल का अकाल पड़ा था, उसमें 70 लाख लोग कालगलबित हो गए थे। ठीक है कि नहीं? आज भी अकाल पड़ता है, आज भी सूखा पड़ता है। सूखा जब लंबे समय तक रह जाए तो उसी को ना अकाल कहते हैं। तो ये क्या है? मिसमैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का कुप्रबंधन है। देखो कितना आनंद से सो रहा है, इतनी अच्छी अच्छी बातें हो रही है, वो आनंद से सोया हुआ है। ठीक है कि नहीं? सूरज की रोशनी हर घर तक पहुंचती है। जो अपना खिड़की और दरवाजा बंद रखता है वो बीमार पड़ जाता है, जो खोल के रहता है हमेशा निरोग रहता है। तो आशा है समझ गए होंगे। मास्टर सैकड़ों को पढ़ाता है, कामयाब कुछ ही लोग होते हैं।
इसलिए इस बात को गंभीरता से समझो, ये कोई डिग्री कॉलेज नहीं है कि अटेंडेंस पुराने आए हो। यहां जितना एक्टिव मोड में रहोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा है, सीधी सी बात है। मूल बिंदु पे आ जाइए। तो मैं बता रहा था अभी कहां थे हम लोग, मिसमैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट में थे, ठीक है कि नहीं। आज भी सूखा पड़ता है तो आज क्या करती है, अभी देखे होगा पेपर में कि सरकार ने कैबिनेट से डीजल अनुदान पास कराया। जिस दिन पास कराया उस दिन से पानी शुरू हो गया 1 जुलाई से, और आज तक पानी बरस रहा है। और जब आंकड़ा लिया गया विगत 10 दिनों का तो पता चला कि 77% पिछले वर्ष, उसके पिछले वर्ष की तुलना में 77% अधिक बारिश हुई है। डीजल अनुदान की आवश्यकता नहीं है। तो सरकार का प्रबंधन था पहले से, लेकिन प्रकृति ने भी क्या दिया, पानी दे दिया। पानी दे दिया तो स्वाभाविक है कि यह मौसम किसका है, खरीफ का है, तो धन रोपनी, ठीक है कि नहीं। और हमारी अर्थव्यवस्था तो कृषि से ही प्रभावित होती है। मूल बिंदु पे आ जाइए। तो मैंने मूल बिंदु पे यह बताया कि कारण क्या है, अशिक्षा। वो सब छोड़ो, ऐतिहासिक कारण है वो सब बेकार। हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, हम कोई निबंध नहीं लिख रहे हैं गरीबी पर, ठीक है कि गरीबी एक अभिशाप है, कोई निबंध नहीं लिख रहे हैं, ठीक है कि नहीं। हम बता रहे हैं गरीबी के कारण तो अशिक्षा है, कम कौशल है, कम उत्पादकता है, कम आय है, तो ये गरीब है। और फिर यही साइकिल आपका चलता रहता है। इसी को हम गरीबी के मूल कारणों से जोड़कर देखते हैं। तो लिख लो, इस चार्ट को लिख लो, कारण में इस चार्ट को लिख लो, कारण में इस चार्ट को लिख लीजिए, इस चार्ट को लिख लीजिए। चार्ट को लिख लीजिए। अरे अशिक्षा, अपना भी दिमाग लगाओ ना। अशिक्षा, अशिक्षा होगा तो क्या होगा, कम कौशल होगा, स्किल कम रहेगा। स्किल कम रहेगा तो क्या होगा, कम उत्पादकता होगा, प्रोडक्टिविटी कम करोगे, कम उत्पादकता। कम उत्पादकता रहेगा तो आय कम होगा, तो आय कम होगा तो क्या होगा, फिर गरीबी कम होगा कि गरीबी रेखा के नीचे चले जाओगे। अब फिर गरीबी रेखा के नीचे रहोगे तो फिर अशिक्षा रहेगा, शिक्षा पे कम खर्च करोगे तो शिक्षा रहेगा। ये साइकिल इसलिए ना ऊपर में लिखाए थे, जो तुम्हारी परीक्षा में 10 बार पूछा हुआ है कि गरीबी को दुष्चक्र निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने कहा। रेगनर, एक लाइन में खत्म, उसको समझा भी दिया आपको, ठीक है। गरीबी एक दुष्चक्र, एक विशियस साइकिल कैसे है उसको आपने देखा कि गरीबी है तो फिर पैसा शिक्षा पे कम खर्च करेगा तो फिर अशिक्षित रहेगा, अशिक्षित रहेगा तो स्किल नहीं रहेगा, स्किल नहीं रहेगा तो उत्पादकता कम रहेगा, उत्पादकता कम रहेगा आय कम होगा। नहीं, एक इंजीनियर, सुन लो, एक इंजीनियर डिग्री लेकर 10,000 रुपया कमाता है, और कुछ इंजीनियर ऐसे हैं कि जो बिना डिग्री का अरबों में खेलते हैं। बात समझ में आ गई होगी। कुछ मैनेजमेंट करता 25,000 में काम करता है MBA करके। धीरू भाई अंबानी साहब 10वीं क्लास पास आदमी, 500 रुपए की नौकरी पेट्रोलियम शॉप पे करते थे। उनका जनरेशन अपने, उनका पोता की शादी में 5,000 करोड़ रुपया खर्च किया गया। आशा है समझ गए होंगे, ठीक है कि नहीं, आशा है समझ गए। आगे लिखो जी, क्या बोलो 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 ना, तर्क करो ना, नहीं करें, ठीक है कि नहीं। तो कहने का अभिप्राय है वो स्किल है हमारा, कहने का तो स्किल कि जिसने, ऐसा कोई जो ही नहीं कि डिग्री से स्किल आती है, स्किल सीखने से भी आती है। कई बार राजमिस्त्री इंजीनियर से ज्यादा जानता है, कई राजमिस्त्री ऐसा होगा कि जो सिविल इंजीनियर से ज्यादा बेहतर तरीके से आपके मकान का निर्माण कर देगा। वो क्या है, उसका स्किल है, अनुभव है, लगातार काम करते करते ज्ञान का, उस इंजीनियर से भी वो सीख लेता है। लेकिन एक इंजीनियर को राजमिस्त्री से सीखने में शर्म आती है, ठीक है कि नहीं। क्यों शर्म आती है, क्योंकि राजमिस्त्री है। और राजमिस्त्री इंजीनियर से भी उसका टेक्निकल ज्ञान भी ले लेता है, वो समझ जाता है, वो तो स्किल डेवलप कर लिया ना। देखते हो राजमिस्त्री क्या मजे में रहता है, आता है एकदम साहब की तरह, ठीक है कि नहीं। चाय वाय पिया, अपने लेबर सबको डायरेक्शन दिया, खैनी उनी खाया, एक ठो से चुनवाया, मालिक चाय ताय चलते, हम मालिक से चाय भी मंगवाया। इसका बैठा 2 घंटा तरातर काम किया, कहा कि छोड़ आप कैल करबो, अब चल, खत्म। 1,000 रुपया कमाया, 12,000 रुपया कमाया, चल दिया। बात समझा।
स्किल्ड आ गया उसमें, आप उसको आप इग्नोर भी नहीं कर सकते क्योंकि स्किल्ड है उसके पास, मकाने टेढ़ा करके चला जाएगा, तुमको उसका लथाड़ बर्दाश्त करना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं, मूल बिंदु पे आ जाइए। तो ये आपका ये गरीबी का कारण है। अब निवारण क्या है? निवारण है कि हमने लॉन्ग टर्म प्लानिंग, मिडिल टर्म प्लानिंग और शॉर्ट टर्म प्लानिंग बनाया। पूरे 12 योजना में पहला योजना कृषि पे बल, सभी योजनाओं का तो केंद्र बिंदु में यही था कि कैसे गरीबी कम हो, कैसे आय बढ़े, कैसे जीवन की गुणवत्ता बढ़े। और कुछ जगह हमने सीधा प्रहार किया। 5वीं योजना में गरीबी पे मैंने सीधा प्रहार दिया, गरीबी पे बल दिया कि गरीबी पे प्रहार किया, तो स्पष्ट है, तो लिखेंगे गरीबी उन्मूलन के लिए सरकार के प्रयास, गरीबी उन्मूलन के लिए सरकार के प्रयास, एक ही लाइन में खत्म। 12 योजना में इस पर बल दिया गया, 12 योजना में इस पर बल दिया गया। बारह योजनाओं में गरीबी को हटाने पर बल दिया गया, बल दिया गया ना। 12 योजना पढ़े थे, तब क्या मतलब, तब तो तुम्हारा छूट गया 12 योजना। पूरा 3 क्लास में हमने योजना पढ़ाई है, तो आपका छूट गया, तब क्या करोगे? अच्छा, उसके बाद वाला में शुरू करोगे नहीं? चलो ठीक है। तो 12 योजना में गरीबी को कम करने पर क्या दिया गया? बल दिया गया। अब हाल में केंद्र सरकार और राज्य सरकार भी बल देती है। देखते हो पोषण अभियान चलता है, देखते हो स्वच्छ भारत अभियान चलता है, देखते हो निपुण भारत अभियान चलता है, देखते हो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण कार्यक्रम चलता है। ये सब क्या है? ये जितने कार्यक्रम योजना चल रही है वो सब तो गरीबी को कम करने पे ही बल दे रही है, ठीक है कि नहीं? तो लिख देना 12वीं योजना के बाद, 12वीं योजना के बाद विभिन्न बजट में और नीति आयोग के द्वारा, विभिन्न बजट में और नीति आयोग के द्वारा, विभिन्न बजट में, विभिन्न बजट में और नीति आयोग के द्वारा, विभिन्न बजट में और नीति आयोग के द्वारा, विभिन्न बजट में और नीति आयोग के द्वारा समय समय पे विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। सबको लिखे हो अलग अलग जगह पर, ठीक है? विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। जैसे पीएम पोषण अभियान, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, पीएम पोषण अभियान, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, सब पीएम केएसवाई पढ़े थे ना, प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना, सब तो वही है, ठीक है? कल तुम पढ़े निर्भीक योजना, कल तुम पढ़े सेज, कल तुम पढ़े राष्ट्रीय विनिर्माण नीति। सबका उद्देश्य क्या है? प्रोडक्टिविटी बढ़ाइए, वृद्धि दर बढ़ाइए, पैसा आएगा, राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, जनसंख्या पे नियंत्रण कीजिए, राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, उत्पादकता बढ़ाइए। सबका उद्देश्य तो एक ही है कि गरीबी कैसे कम हो, प्रति व्यक्ति आय कैसे बढ़े। कोई भी सरकार नीति बनाती है तो जीवन स्तर की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए बनती है, और जब भी जीवन स्तर की गुणवत्ता बढ़ेगी वैसे ही गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, सीधी सी बात है। तो ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। साथ ही राज्य सरकार भी, आप देखे होंगे कि राज्य सरकार 7 निश्चय भाग 1, 7 निश्चय भाग 2, हमने इन महिलाओं को विभिन्न योजनाओं में, विभिन्न सेवाओं में, योजना में नहीं, विभिन्न सेवाओं में 35% आरक्षण दिया। तो आरक्षण मिला तो हजारों लाखों महिलाएं, आज इस राज्य में 6 लाख टीचर हैं, और अभी अगला कुछ वर्षों में 3 लाख टीचर और भी नियुक्त होंगे। 10 लाख का टारगेट है, 4 लाख और होंगे, और उस 6 लाख में 3 लाख के आसपास महिला है। 3 लाख में एक परिवार यदि आप 5 सदस्य भी जोड़ दीजिए तो 15 लाख लोग को हम गरीबी रेखा से क्या किए हैं? ऊपर उठा दिए हैं। आशा है समझ गए?
कि रातों रात एक नौकरी, वो एक नौकरी नहीं, उसके आसपास का दुकानदार है, उसके यहाँ काम करने वाली बाई जी हैं, नहीं उसके यहाँ धोबी है, उसके यहाँ डिफरेंट तरह का इंटरप्रीनरशिप क्वालिटी वाले लोग आते हैं, उन सबका आय का स्रोत क्या हो जाएगा? वो व्यक्ति हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? वो व्यक्ति हो जाएगा। सीधी सी बात है। कहने का मतलब साफ है। कहने का मतलब यह है कि 7 निश्चय योजना, 7 निश्चय भाग 2, भाग 1 के साथ साथ महिलाओं को आरक्षण, हम समान आरक्षण भी दिए हैं, तो वो भी सब गरीबी दूर करने के मैकेनिज्म ही। हम मुख्यमंत्री उद्यमी योजना शुरू करते हैं, हम दशरथ माझी योजना शुरू करते हैं। जो भी योजना आप देखते हैं, सबका अंतिम साध्य क्या है? सबका अंतिम साध्य गरीबी का उन्मूलन करना ही है। इसलिए जो चर्चित योजना रहे उसके विषय में तो हम लिखाते ही रहते हैं, साथ में किसी दिन हम योजना की पीडीएफ भी आपको दे देंगे। उसमें 4 एंगल से योजना को ध्यान रखिए। कब शुरू हुआ, हालांकि हम दिखाई देते हैं समय समय पे, कब शुरू हुआ, किस मंत्रालय ने शुरू किया, किस वर्ग के लिए शुरू किया, और इसके उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य तो बहुत स्पष्ट है। हाँ? 1 मिनट रुको ना, और 1 मिनट में हम खत्म नहीं कर रहे हैं। तुम 1 मिनट हमसे मांग रहे हो, 1 मिनट में हम खत्म नहीं कर रहे हैं। ठीक है कि नहीं? बाहर जाना है। ठीक है कि नहीं? तो कुछ सर्टेन टाइम के बाद तुम्हारी आत्मा विचरण करना चाहती रहती है। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो मैं बता रहा था कि ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार के, मुंह बंद कीजिए श्रीमान, लगता है कि हाँ आपका जोड़ीदार कहाँ गया? जा, आज तो उसका नाश्ता छूट गया। अरे इसको फोन करके कह दो अभी टाइम है, कहीं गया है, रात में क्रिकेट देख रहा होगा। ठीक है कि नहीं? और उसको नींद नहीं टूटा होगा। मूल बिंदु पे आ जाइए। तो कहने का मतलब साफ है कि इस तरह से केंद्र और राज्य सरकार की जितनी योजनाएं चल रही हैं, जो भी आपके परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, उसको जरूर याद रखिए। 7 निश्चय भाग 2 समय पर मैं उसको आपको बता भी दूंगा। 7 निश्चय अब 1 नहीं आएगा, 7 निश्चय भाग 2 आएगा। कभी कभी इस तरह के भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि 7 निश्चय भाग 2 में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है। ठीक है कि नहीं? तो आपको यदि याद रहेगा यह 7 निश्चय का भाग 2, तो आपके लिए अच्छा होगा। मैं आपको होम टास्क देता हूं, आप नोट कर ले, उसको याद कर लेंगे। 7 निश्चय भाग 2 के 7 तत्व। ठीक है? चलिए, मैं एक बार एक बच्चे से पिछले बार बीपीएससी का इंटरव्यू ले रहा था, तो मैंने पूछा कि अच्छा बात, मैं तो बहुत साधारण क्वेश्चन सब भी पूछता हूं, तो मैंने पूछा अच्छा बताओ जी, 7 निश्चय को निश्चय क्यों कहे? ठीक है, रट लिया 7 निश्चय में 7 तत्व है। हमने पूछा कि 7 निश्चय को निश्चय क्यों कहे? हम 7 तत्व भी कह सकते थे। ठीक है कि नहीं? हमने निश्चय क्यों कहा? निश्चय होता है संकल्प, और संकल्प का मतलब होता है कि एक टाइम पीरियड के अंदर हमको इसको पूरा कर लेना है। एक समय सीमा के भीतर, 2 साल 3 साल के भीतर हमें इस सभी तत्वों की जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करना है। इसीलिए हमने इसको निश्चय कहा। बात समझ में आ गई कि नहीं? ये किताब में नहीं मिलेगा, ये चिंतन करने से, सोचने से, आत्मा को यहाँ पे रख, शरीर और आत्मा को एक जगह रखने से मिलेगा। शरीर से यहाँ, आत्मा से तुम गांव में रहोगे तो स्वाभाविक है कि तुम इसको सोच नहीं पाओगे। तो आशा करता हूं कि तुम इसे समझने का प्रयास करो। इन्हीं शब्दों के साथ हमारी आज इकोनॉमिक्स की एक और चैप्टर गरीबी समाप्त होती है। 2 मिनट का मैं ब्रेक देता हूं और उसके बाद करंट की कक्षा शुरू होती है।